नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए, जो आप लोगों ने लिख दिया। इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए वे भी कृपया कर पहले लाइक कर लें और फिर देखें। और आपसे भी निवेदन है, कृपया कर पहले लाइक कर लीजिए और फिर देखिए। राइट। चलिए, बहुत सारी खबरें रहेंगी आज, लेकिन कुछ खबरें जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं उन खबरों की तरफ चलते हैं। और आपके खाने पीने से रिलेटेड सबसे पहली खबर, क्योंकि वही आपकी सेहत को सीधे सीधे इफ़ेक्ट करती है। और गिरिडीह चलते हैं, झारखंड में गोलगप्पे आप सबको पसंद है, सभी खाते हैं गोलगप्पे। तो गोलगप्पे खाने का नतीजा ये हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए साहब, सिर्फ गोलगप्पे की वजह से। सोचिए देश में क्या हालत हो गई है। हुँ? आप यहाँ पर ये बात मत कीजिएगा कि किसी को आपकी सेहत की चिंता है, हुँ? या फिर कहीं कोई छापा मारे, कोई इंक्वायरी हो। खाने जैसी वस्तुओं में ये हालत है। FSSAI के बारे में कुछ कह मत देना, नहीं तो आपकी FIR हो जाएगी। प्रशासनिक गुंडागर्दी, प्रशासनिक आतंक इस कदर चरम पर है साहब कि वो कुछ भी करेंगे और आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप ख़राब चीज़ें खाकर एडमिट होइए, मरिए, जो करना है करिए, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हुँ? बहुत हैरानी की बात है कि गोलगप्पे जो है आज की तारीख में एक ऐसी चीज़ हो गई, मतलब जो घर से निकलता गोलगप्पे खाते ही बड़ा फेमस चीज़ हो गई। पहले इतनी नहीं थी, पहले लोगों में जागरूकता ज़्यादा थी गोलगप्पे को लेकर। और इक्का दुक्का लोग ही होते थे जिनसे कोई खाता था। जैसे हमारे घर में भी जो है अलाउड ही नहीं था गोलगप्पे खाना, दादाजी हमारे खाने नहीं देते थे। गोलगप्पे, बाहर का सामान नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, पानी ख़राब होता है, फलाना होता है, नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। हुँ? तो मना होता था तो खाते नहीं थे। शहर में जो है 2 4 10 गोलगप्पे वाले होते थे कुल, मतलब मेन एरिया में 2 या 3 गोलगप्पे वाले होते थे। अब हर कदम पर गोलगप्पे वाला, क्योंकि उसको मालूम है मार्जिन बहुत है। गोलगप्पे जहाँ बनते हैं एक गंदे तेल में बनते हैं, छोटी छोटी बेल कर छोटी छोटी टिकिया होती है। बहुत गरीब और तबके वाले लोग बनाते हैं इसको, बस्तियों में बनते हैं। वही तेल काला पड़कर उस उन्हें चिंता नहीं है, उसी में जो है उस तेल में उसको तला जाता है। 30 रुपये के 100 गोलगप्पे आते हैं, 30 रुपीज़ के 100। और 100 से ज़्यादा रखता है वो, 110 के आसपास फूटे वूटे निकल जाएँ वो। आप जो खाते हो वो 10 रुपये में 4 या 5 खाते हो, तो मार्जिन देख लीजिए सर कितना है। यानी उसने 40 गोलगप्पे, 30 रुपये उसको रिकवर करने के लिए उसको कितने गोलगप्पे खिलाने हैं आपको? 15, और उसके 30 रुपये रिकवर हो गए। बाकी का उसका पूरा मार्जिन है। और ये तो वो रेट बता रहा हूँ जिस रेट में हम लोग लेकर आते हैं, शायद ये लोग उससे भी सस्ता लाते होंगे। तो ये स्थिति है ना। खैर, बहुत गजब की हालत है। ये धुरंधर 108 जो भी हैं भाई साहब, एक काम करो, आप मुंह में ले लो बिल्कुल जाके, जिनका आप नाम ले रहे हो, है ना, उनके गोलगप्पे। बाहर नहीं खाते, उन्हीं के खाते होगे, तो उन्हीं के ले लो। बट हर समय अपना अपने अपनी हैसियत दिखाने की, अपनी औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्या मतलब आप कितने बड़े वाले TATTE हो, है ना। तो अच्छा नहीं लगता ना, मज़ा नहीं आता सर। आप रोज़ आते हो ऐसी एकदम चमचेगिरी की बातें करते हो, एकदम चपट चमचेगिरी की बातें करते हो। हुँ? ऐसा मत करो यार। हाँ? ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो कि हम लोगों को जो है उसमें ये करना पड़े, है ना। ठीक है ना। और औकात आपकी दिख रही है कि आप सुबह उठते ही चाटते हो और रात तक चाटते रहते हो, साधे रहते हो बिल्कुल, इधर उधर ना हो जाए, कोई दूसरा ना चाट ले। आपके यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप अपने आप में ही बड़े परेशान रहते हो।
बात गोलगप्पे की हो रही है, ये उसमें कूद लिए, बोले हमारे गोलगप्पे तो हमारे तो हम कहीं खाते ही नहीं बाहर, हमारे गोलगप्पे आज तक कभी ख़राब नहीं निकले, एकदम बिल्कुल सनन गोलगप्पे रहते हैं हमारे। तो रहेंगे भाई साहब, हैं? क्या कर सकते हैं हम, ये तो आपकी इच्छा है, इसमें कोई रोक थोड़ी सकता आपको। जितने गोलगप्पे खाने खाओ। गुरु जी, रिस्पेक्ट फ्रॉम बिहार, वी कम फ्रॉम जनरल कैटेगरी भूमियार, वी जनरल मैन आर सफरिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट एग्जाम्स ड्यू टू बीजेपी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हर वो आदमी सफ़र कर रहा है जो जनरल क्लास से है, और हर वो आदमी सफ़र कर रहा है जो इन तमाम सारी चीज़ों के लिए। द कमेंट वॉज नॉट फॉर यू, इट वॉज फॉर सम ऑफ योर। मत करो ना सर ऐसे कमेंट, क्या करना है, कहने दो ना जिसको, आप अपनी बात करो ना, क्या ज़रूरत है आपको दूसरे के उसमें वो करने की, है ना। जिसको कहना कहते रहना। अब यार गोलगप्पे अगर किसी ने बनाए हैं, काम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का गलत चीज़ों को पकड़ने का, वो नहीं पकड़ रहे। अब अगर किसी को लगता है इसके लिए कौन दोषी क्या दोषी, तो वो सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी के लिए पार्षद दोषी होगा, किसी के लिए प्रधानमंत्री दोषी होगा। आप जानते हो और मैं जानता हूँ दोषी कौन है, बात खत्म हो गई। सबको अपने मन से सोचने दो। फ्री कंट्री है सर, फ्री सिटीजन है सब लोग, सबको बोलने दो। हमने आपको बोलने की आज़ादी दे रखी है, आप खूब बोलिए, सबको बोलने की आज़ादी, अपनी अपनी बात करो, आपस में मत उलझो। कुछ नहीं मिलने वाला सर आपस, ना आप उसको जानते हो कमेंट वाले को, पता नहीं कौन है वो, बीजेपी आईटी सेल का, कांग्रेस आईटी सेल का, किसका मालूम नहीं, है ना। वो किसकी तरफ से आया, वो भारत से या पाकिस्तान से कमेंट कर रहा, मालूम नहीं। तो काय को उलझना, अपन को क्या करना है ना। एक सिंपल सी न्यूज़ इसलिए है, आप इन गोलगप्पों से बचिए। जो हमारे आपके दादाजी भी बोलते होंगे बाहर नहीं खाने गोलगप्पे, है ना, घर में बनते नहीं थे। अब आजकल तो बनने लगे, आजकल तो आने लगे, वो पैकेट आने लगा घर में, उसको तो घर में बन सकते, तो बाहर ज़रूरत क्या है। बताने का पर्पज़ ये है कि कई सारे बच्चे आज बीमार पड़ गए, कई सारे बच्चे आज मौत के मुंह में से निकल कर आए, और बाल बाल बच गए। आप भी बच कर चलिए, गर्मी का सीज़न है। यही गोलगप्पे सर्दी में खाते तो शायद हजम हो जाते, गर्मियों में नहीं होंगे। गर्मियों में कोई भी चीज़ जो गड़बड़ है ना, वो आपको हजम नहीं होगी सर, उसको सीधे हॉस्पिटल पहुंचा देगी। इतना गंदा हिसाब है खाने का। नकली पनीर को एनालॉग पनीर कहकर सरकार ने परमिशन दे दी है। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या आप अपने बच्चे को एनालॉग पनीर के, जितने लोग सही मानते हैं, वो जो 2-4-8% लोग हैं, बता दें उन मैं, मेरा सवाल उन लोगों से, आप अपने बच्चों को एनालॉग पनीर खिलाएंगे क्या? मैं खिला रहा हूँ सर 365 दिन आपके बच्चों को। अगर आप हाँ कहते हो तो मैं खिला रहा हूँ, मेरी तरफ से पैसा मैं दे रहा हूँ, 365 दिन खिलाऊंगा एनालॉग पनीर। ठीक है, आप अपने हाथ से कौर तोड़ के अपने बच्चों को खिलाइए, पैसे मैं देता हूँ। ठीक है, अपने हाथ से कौर तोड़ के, क्यों? क्योंकि उस मौत का भागी मैं नहीं बनूंगा, आप ही बनिए। लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए वो आवश्यक है। इतने अंधे मत हो जाइए कि आपको कुछ सही गलत न दिखना बंद हो जाए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। किसी भी चीज़ पर अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो सिर्फ असली पर ही हो। किसी ने लिखा फ्रूट जूस, तो वो फ्रूट जूस ही होना मांगता है। उसमें ये मिला वो मिला, जेल हो जाएगी। कानून ऐसा होना चाहिए। पनीर लिखा तो पनीर ही होगा, आइसक्रीम लिखी तो आइसक्रीम ही होनी चाहिए, नहीं तो जेल हो जाएगी। बड़े बड़े से आपको लिखना पड़ेगा तेल का है, आइसक्रीम नहीं है, पामोलिन है। छोटे छोटे से नहीं काम चलेगा कि लेंस लगा कर देख रहा है, मेरे जैसा आंखें जिसकी ख़राब हो चुकी हैं, वो बेचारा परेशान घूम रहा, भैया पढ़ देना क्या लिखा है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, वो मिल ही नहीं रहे। इंग्रेडिएंट्स ऐसे घुमा के लिखते हैं कि ढूंढते रहो, पहले तो डब्बा घुमा 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 घुमा, कहाँ इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं। तो चीज़ें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए सर। सेहत आपकी और मेरी एक बराबर है, आपका बच्चा मेरा बच्चा, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उस सेहत के साथ। पर्पज़ ये है ना, बाकी सबकी अपनी इच्छा है। सर मुंबई में 50 के 6 देते हैं। बताओ आप क्या मार्जिन है बॉस, गोलगप्पे का ही लगा लें ठेला। गोलगप्पे झालमुड़ी, अरे झालमुड़ी तो कल डालूंगा सर मैं, हाँ झालमुड़ी का तो मैं इंतज़ार करके बैठा हूँ कल। चलिए, तो बचिए, बाज़ार की चीज़ों से बचिए, नकली चीज़ों से बचिए, है ना। और सामग्री हिंदी में लिखी होनी चाहिए। वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं मुझे अंग्रेज़ी आती, इसका मतलब सबको नहीं आती, वो ऐसा तो नहीं है ना। तो बचिए सामान से, और ख़रीदने से पहले ज़रूर देखिए ज़रूर क्या है क्या नहीं है ना। आइए, तो गोलगप्पे से परेशान थे, देसी घी देख लीजिए साहब, वल्लाह
प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने एक ऐसी जगह का पर्दाफाश किया है जिसे देखकर पुलिस और अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खंडवा के इमलीपुरा इलाके में एक घर के अंदर जानवरों की चर्बी और हड्डियों को पिघलाकर भारी मात्रा में नकली घी तैयार किया जा रहा था। शुक्रवार को जब पुलिस और एक मिनट, नकली घी तो ठीक है, लेकिन काहे से? हड्डियों को पिघलाकर भारी मात्रा में नकली घी तैयार किया जा रहा था। जानवरों की चर्बी और हड्डी, इसको शुक्रवार को पिघलाकर जब पुलिस और नकली घी बनाया जा रहा था। वाह, ये तो रिकॉर्ड टूट गया भाई साहब। ड्रम के ड्रम नकली घी है। संदिग्ध लिक्विड और घी बरामद हुआ। प्रशासन है ड्रम के ड्रम जानवरों के अवशेष और उनकी खालें भी मिली हैं, जिन्हें गलाकर ये मिलावटी खेल चल रहा था। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अनवर कुरैशी को हिरासत में ले लिया है और जब्त किए गए माल को जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिया गया है। अनवर कुरैशी जी, आप पाया खाओ टाया खाओ, आप पाया खाओ या अपना ताया खाओ, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्यों खिला रहे हो यार? हमने क्या बिगाड़ दिया है? हमारी एस्तेसी मारने पे क्यों तुल गए कि तुम हड्डियां पिघाल पिघाल के, चर्बी पिघाल पिघाल के, सड़े हुए मांस को पिघाल पिघाल के हमको खिला रहे हो? अनवर कुरैशी के मकान में अवैध रूप से पशुओं की कटिंग और उनके खाल निकाले जाने और चर्बी गलाए जाने का काम किया जाता है। तो ये शिकायत मिलने पर यहाँ पर नगर निगम पुलिस की टीम के साथ आकर अचानक जो है जांच किया गया और इसमें ये सारी शिकायतें पाई गई। तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। डब्बे में जो है अभी प्राइमरी तौर पर हमें ऐसा लगा है कि वो चर्बी है, जो पशुओं से जो होता है ना, उनके निकाला गया है। यहाँ पे स्थानीय प्रोसेसिंग करके उस चर्बी को बनाया गया है। तो प्रशासन और बाद में जांच में पता चलेगा कि क्या कार्रवाई, लेकिन फिलहाल ये है कि हाँ, जो पशुओं के अंगों से जो भी बाई प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ये उस तरीके का कुछ कार्रवाई या कारखाना बोलते हैं वो चल रहा है। शाबाश। चलिए, मेरा काम है बताना, गुस्सा होना आप लोगों का धर्म है, आप लोगों का स्वभाव है, वो आप हो सकते हो, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। पर अब एक बात बता देना मुझे, यू गेट एंग्री सो इजीली, इट्स नॉट गुड। काम करते समय गुस्सा हो जाता हूँ, बाकी बहुत मस्त रहता हूँ। आप कभी फ़ोन कीजिए मुझे, मेरे को गुस्सा नहीं होगा, है ना। खैर, मुद्दे की बात पर आता हूँ। अब याद दिला दूँ, रात को कोई आता है, उसने क्या कहा? उसने कहा था पूजा के लिए घी जो लेना, वो पूजा वाला घी मत लेना। लोग कहते हैं ना पूजा के लिए घी दे तो सस्ता घी, उसमें चर्बी मिली होती जानवरों की, और आप भगवान को चर्बी चढ़ा रहे हो जानवर की, हो सकता है गौ माता की, और आप हवन कर रहे हो। जब आपने हवन का मतलब सारे देवी देवताओं का आपने आह्वान कर लिया, और उनको क्या खिलाया आपने? गौ माता की चर्बी। अब आपको क्या आपका हाल होगा आप खुद सोच लीजिए। नर्क में भी आपको जगह नहीं मिलने वाली। गलत तो नहीं? किस किस को याद है जल्दी से हाथ उठा दो कि हाँ भैया, मुझे याद है कि आपने बताया था कि घी में चर्बी होती है, जानवरों की चर्बी होती है। मत खाइए, अच्छा खाइए। और इस प्रकार की हरकत करने वालों, और अगर ऐसा ही है ना, तो दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक कि ये जो छोटी मोटी कंपनियां बंद हो जानी चाहिए, बड़ी कंपनी ही घी बेचे, फिर यही एक ऑप्शन बचेगा। फिर लोग रोएंगे हाय हाय बड़े लोगों के पास चला गया घी का बिजनेस। तो क्या करें? आप तो चर्बी खिला रहे हो यार। मेरे जैसे आदमी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। गंभीर बात है। सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। बहुत हो गया अब मतलब अब सहन नहीं होता। नवीन जी आइए, स्वागत है। क्योंकि हम क्यों खाएं भाई चर्बी? हमें नहीं खानी, जिसको खानी है वो खाए। हाँ, हमारे वो जो भी थे, वो क्या नाम था उनका, भाईजान जिनकी फैक्ट्री थी, तुम पाया खाओ चाहे ताया खाओ अपना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें खिलाने की कोशिश मत करो, है ना। किसी दूसरे देश में अगर हुआ होता ये, और अगर जिंदा कौम होती तो अब तक ये जिंदा नहीं होता, पर मुर्दा कौम है ना, क्या करें। सर जी आज बहुत लेट हो गया, इन चटुकारों की तरफ ध्यान मत दीजिए प्लीज़। नहीं, मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा बुरा इस बात का लगा कि जो है ना, किसी ने बोला गुस्सा हो जाए। गुस्सा नहीं सर, बच्चों से संबंधित मैटर। दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गुस्सा आ जाता है ना। बाकी सब मजाकबाजी से, पॉलिटिक्स में खूब मजाक कर लो, फाइनेंस में मजाक मत करो, आप सड़क पे आ जाओगे सर। बच्चों के साथ मजाक मत करो, वो भविष्य है आपका। कहाँ जाओगे आप? आपका बच्चा अगर नहीं रहेगा कल को, तो है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें अपन लोग मजाक नहीं करें, है ना। मेरा ऐसा निवेदन है, ठीक है ना। नसीम खान कह रहे पाया तोड़कर तो देखो मज़ा आएगा। वो उसमें भी इंटेस्टाइन में से भी टट्टी निकाल के उसमें भी कुछ भर भर के खाते हैं ना। क्या कहते हैं उसको? सॉसेज कहते हैं, क्या कहते हैं? टट्टी होती है ना इंटेस्टाइन में, तो उसको से निकाल के फिर उसमें से कुछ भर भर के कुछ खाते हैं ना, बड़े चाव से खाते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो बढ़िया है। खैर, नसीम खान को ब्लॉक कर दो सर,
पाकिस्तान से आ रहे हैं बेचारे, बैठे रहने दो। हॉट डॉग कहते हैं उसको, पता नहीं भाई, भगवान बचाए। तो इसको गरम कुत्ता क्यों बोलते हैं? हम तो सोचे गरम कुत्ता तो कोई दूसरी चीज़ होती होगी, गरम कुत्ता ये होता है। अच्छा, खैर, मिन्स मीट, हे भगवान। चलो जो भी होता हो, राम राम राम, कैसी कैसी बातें करा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। गोलगप्पे खा लिए हो तो बिरयानी भी खा लो। उफ, पूरा परिवार खत्म। डिनर में बिरयानी के बाद खा लिया तरबूज, फिर सोने चले गए, खलास पूरा परिवार। वो नसीम कह रहे थे पाया खाओ, बिरयानी खा ली नसीम। हाँ तुम्हारी वाली हैं, हाँ देख लो, फिर मत कहना सब हिजाबी। क्या हुआ? मुंबई के पायधुनी इलाके में जो है घटना हुई, फूड पॉइजनिंग के चलते पूरा परिवार खत्म हो गया, पति पत्नी 2 मासूम बेटियां शामिल। खैर, अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन डोकाडिया, बेटी आयशा और जैनब, 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब। तो बिरयानी खा रहे थे, वो पाया बोल रहे थे, फलाना बोल रहे थे, ढिकाना बोल रहे थे, बिरयानी खाई, तरबूज खाया और खलास। धन्यवाद नहीं दोगे हमारे यहाँ की फूड एजेंसीज को? धन्यवाद तो दे दो। अब किस किस को पाया खाना है, क्या क्या खाना है? अंशुल महाजन कह रहे इंजेक्शन वाले तरबूज। है तरबूज इंजेक्शन वाला हो गया? तमा पक पक पका को पाया, उसमें दिक्कत नहीं थी, वो जहरीला था, जहरीला, उसमें लगा था इंजेक्शन, जहर खा के मरा था वो, उसी को काट के खिला दिया, मर गए सब, खुश। हाँ, हमारे तरबूज को बदनाम करोगे तुम? बेचारा गोल मोटोल सा कितना प्यारा सा लगता है। हाँ, कुछ नहीं कहता, एकदम मस्त मीठा रहता। आजकल तो जो काटो सो मीठा, टन बिल्कुल बढ़िया, चक एकदम लाल। पहले लाल तरबूज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी पता है आपको? मैं बताता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट लगेंगे बस। मैं जाता था, गोल तरबूज आते थे, आजकल जैसे नहीं आते थे, गोल आते थे बड़े बड़े, ठीक है भाई। अब वो क्या करता था, चीरा लगा के ऐसे दबा के दिखा देता था, देखो तरबूज लाल है। घर लाते तो तरबूज लाल नहीं होता था। हम कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, वहाँ तो लाल दिख रहा था। फिर हम उसमें चौखन्ना कटवा के निकलवाते थे, ना तो ऐसे निकाल के दिखा। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब कई बार ऐसा होता था 2-3 में चौखन्ने नहीं निकला तो भगा देता था, वो नहीं है तुम्हारे लिए तरबूज, भग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से लेकर आज ये सफ़र है कि जिस तरबूज में देखो एकदम टनाटन मस्त लाल और मीठा, क्या कहें। और बाकी पाए का स्वाद तो आ ही रहा है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, ये वो दुनिया भर के टक 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 टक, कैंसर की फुल जुगाड़। खैर पता ना, मेरा काम था। गब्बर सिंह कहते हैं सर बीफ बिरयानी खाया होगा, पता नहीं जो भी खाया हो। आप एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे बकरी हो चाहे बीफ हो, कोई भी हो, सब में इंजेक्शन लगा हुआ है। ये मांस कायदे से अगर देखा जाए, कोई भी मांस खाने लायक नहीं है, रियलिटी अगर देखी जाए तो, ठीक है। बताना मेरा काम था, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, रियलिटी है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट जल्दी से देख लें जरा, क्योंकि बहुत सारी खबरें। 3.4% पर पहुंचा रिटेल इन्फ्लेशन, खाने का तेल 182 के पार। आए तुम्हारी बात तेरी की, 182 के पार हो गया खाने का तेल। हे भगवान, अच्छा मैं सामान लेने आजकल जाता नहीं हूँ, मैं हार्ट अटैक आ जाता मुझे। 182 रुपये का तेल, इसको नितिन शुक्ला को बुला के लेकर गया, इसको कोपचे में लेकर गया। 182 रुपये का तेल, और ये नितिन शुक्ला को गोलगप्पे चाहिए हैं, कौन से? फ्रेश तेल में तले हुए। हाँ, और कितने में चाहिए? 30 रुपया में 100। हाँ, और कब बिरयानी चाहिए बढ़िया एकदम चकाचक तेल में बनी हुई। 182 रुपये का तेल, और तुमको खाना चाहिए सस्ता है। पराठे खाओगे, पराठे पहले उसमें पूड़ी तल्ली, फिर ये तल्ली, और जब बिल्कुल एकदम कचरा हो गया, काला रह गया, तब उसके बाद पराठे तल्ले। अब और बढ़िया भाई, फलानी वाली गली में पराठे बहुत अच्छे मिलते भाई, एकदम देसी घी के मिलते हैं। क्या स्वाद आ रहा है। जानवरों का पिघला हुआ मांस, पिघली हुई चर्बी, आय हाय, पिघली हुई हड्डियाँ, हम चाट चाट के खा रहे हैं, मस्त एकदम देसी घी है। तुम्हारा अब्बा लगा देसी घी है, दूध है नहीं, घी मिल जाएगा। चलो भाई,
भाई क्या कहें, व्हाट हैपेंस आफ्टर गैस एंड पेट्रोल राइज नेक्स्ट 200। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पार कर जाएगा सर, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, चीज़ें महंगी हो रही हैं। और अगर 182 रुपये का तेल है तो ये बेईमानी है कि हम सस्ते में ये उम्मीद कर रहे हैं। देखिए सर, प्रॉब्लम हमारी है। 182 में कितना, 1 लीटर, किलो नहीं लीटर, 0.9 kg होगा वो। हाँ ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है सॉरी 1 किलो होगा, 0.9 लीटर होगा। तो कुल मिलाकर जो है इन चीज़ों से बचना है। प्रॉब्लम हमारी और आपकी है सर। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 450 रुपये या 500 रुपये में घी दे रहा हूँ, हमने सवाल करना चाहिए कैसे आप इतने में बना ले रहे हो, आपको पड़ता कैसे खा रहा है। जब कोई सस्ती चीज़ दे रहा तो हमने पूछना चाहिए सर ये आपको पड़ता कैसे खा रहा बताइए। मैं एक जगह गया, वो भल्ले दे रहे थे, देसी घी के भल्ले। मैंने कहा ठीक है यार खा लेते हैं, तेल का तो भरोसा ख़त्म हो गया है। 50 रुपये में भल्ला। मैंने कहा गुरु एक बात बताओ, ये इतना बड़ा तो तुम्हारा भल्ला है, टिक्की होती छोटी तो समझ में भी आती, इतना बड़ा भल्ला तुम उसको देसी घी में तल रहे हो, तल ही रहे हो ऑलमोस्ट। तो ये पड़ता कैसे खाता है। नहीं भाई साहब सब खा जाता। हमने कहा समझा तो दो कैसे खा जाता, हम भी समझे, उसी के बाद खाऊंगा, पहले समझा दोगे तो। वो तो मालिक जाने जाने। मैंने कहा मेरे को नहीं खाना भाई, जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगी मेरे को नहीं खाना। आलू सस्ता है, सब कुछ सस्ता मान लिया, पर तुम कैलकुलेशन तो समझाओ कि कैसे सस्ता हो रहा है। तुम उसमें 25 आइटम डाल रहे हो, 25 मसाले डाल रहे हो, और वो एक भल्ला जो है वो एक इतना बड़ा कटोरा बराबर का हो जाता है। मतलब एक भल्ला आप खा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ना। अगर बिल्कुल भूखे हो तो आप खा लोगे, अन्यथा जो है, और उसमें पेट भर जाएगा आपका। तो कैसे पॉसिबल है भाई। सस्ता मत लीजिए, सस्ता कोई दे रहा तो उससे पूछिए कि आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा मुझे इस दुकान से खरीदना है या नहीं खरीदना है। बहुत सारी दुकानें तो ऐसी हो गई जो मुझे देखते ही बोल देती है आपके लिए नहीं है। अब मैं कभी नहीं पूछता क्यों, क्या, किस लिए। मिठाई की दुकान पे उसे पता है ये व्यक्ति जो है ऐसा वैसी चीज़ नहीं लेने वाला, तो वो धीरे से बोलता है वो सब आपके लिए नहीं है। पूछा अपन ने रसमलाई ये फलाना है कितने का, आपके लिए नहीं है। मैं दोबारा कभी नहीं बोलता क्यों, क्या, किस लिए, मुझे पता है, उसको मालूम है। उसने मना कर दिया, धन्यवाद बोल देता, थैंक यू यार, मेरे लिए क्या आप ये बता दो। सब वो सब वो है, पेड़े बने आपके लिए, तो लेके चले आओ, जो मिल रहा है वो खा लो। आप उस पर विश्वास करेंगे, वो आपको आपके विश्वास की जो है गारंटी लौटा के देगा। आप शाणे बनोगे तो फिर आप जानो। उसने बोला कि साहब मिठाई बनी है, मेरी 800 रुपये किलो मिठाई पड़ रही है। हो 800 रुपये में तो काजू कतली। तो हाँ बाबू 800 रुपये में काजू कतली खाएगा मेरा बच्चा, ओले बेबी, खिलाओ उसको, खिलाओ उसको। देखो काजू कतली में अगर किसी ने मूंगफली मिला दी तो उसको थैंक यू बोल कर आना, कहना थैंक यू भैया, एटलीस्ट उसने अच्छी चीज़ मिलाई जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं। काजू से बेहतर है मूंगफली, ध्यान रखिएगा, काजू से बेहतर है मूंगफली। अगर मूंगफली की कोई बना रहा है तो बहुत अच्छी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समस्या ये है कि ना काजू होता है ना मूंगफली होती है, नकली चीज़ से बनती है ये चीज़ें, तब ज़्यादा दिक्कत है ना। क्लियर है, बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। आफ्टर एनालाइजिंग योर एनालिसिस नितिन जी, नाउ आई कंक्लूडेड वाई HPPL बिहेव वर्स देन एनिमल। अच्छा समझ गया, प्लीटिंग रॉटन एनिमल वेस्ट, ये भी हो सकता है, वो खा खा के दिमाग सड़ गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये, कोई बड़ी दुकान महंगी दुकान इन सब से बेहतर ये आपकी आंखों के सामने जो बन रहा है ना सर, उसे लीजिए। बचपन में मुझे बहुत अजीब लगता था जब मेरे पिताजी बोलते थे सामने वाली दुकान से ले आओ, हैं ये नीले कलर के दरवाजे पर थे, पापा भी कहाँ से मंगवाते, इतनी अच्छी अच्छी दुकान है, नहीं उससे ले आओ। वो सामने फेंट रहा है डबर 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 डबर, जो उसने रबड़ी बनाई, बासुंदी बनाई, कभी उसने जो है मिश्री मावा बना दिया, उसी से ले आओ। कभी खोआ बना दिया, खोआ ले आओ। सामने दिख रहा था, इसलिए वो दुकान नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे सामने शुद्धता किस में है ना। तो देख लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए, आपकी खाने की बात सुनकर भूख लग गई, घी मत खा लेना है। चलिए, घी की तो ऐसी रेड़ मार कर रख दी भाई, भगवान बचाए लोगों से। खैर चलिए आगे चलते हैं। और इतना कब्जा करने लगे सर, इतना कब्जा करने लगे कि एक वीडियो आया, हमने कहा आपको दिखाएं। सर सीधा कन्फ्रंट्रेशन चालू हो गया अब तो, सीधा कन्फ्रंट्रेशन है इंसान में और जानवर में। जेसीबी काम कर रही थी, गजराज आ गए और गजराज की और जेसीबी की लड़ाई हो गई भाई, आमने सामने। बात तुम्हारी ऐसी की थी, बात तेरी, चल तेरी।
मेरी जगह। इतना भी एनक्रोचमेंट मत करो भाई, इनकी जगह छोड़ दो, ये कहाँ जाएंगे बेचारे हैं। में बहुत ये स्थिति है भाई, इतना एनक्रोचमेंट, इतना जगह 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 करते 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 आप तो उनकी जगह ही नहीं छोड़ रहे, वो बेचारे कहाँ जाएं, आपके घर आ जाएं, रख लोगे आप उसको, आपसे प्यार हो गया, उसने बोला मुझे आपकी गोदी में सोना है, तो आपके तो प्राण निकल जाएंगे भाई साहब हैं, क्योंकि वो तो प्यारा जानवर है। गुस्सा इसलिए हो रहा है, आप उसकी जगह एनक्रोच कर रहे हो, जो कि गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। आप में से कितने लोग सहमत है कि भाई इनकी जगह छोड़ देनी चाहिए हम लोगों को? कुछ तो छोड़ दो कि सब खा जाओगे। सब्सक्राइब टू कमेंट ओनली, आई हेट द स्ट्रीमर्स डज दिस, विल अनसब्सक्राइब राइट आफ्टर दिस, माई 2 सेंट्स, बी इन्फॉर्म्ड कस्टमर सर। अवीर जी कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल आप रोज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और रोज़ अनसब्सक्राइब कर दिया कीजिए, पर उसको हम सब्सक्रिप्शन पर ही रखेंगे। अब आपको लग रहा है कि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, कतई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे फिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं ज़रूरत है, बिल्कुल आपके सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, पर किया ऐसा इसलिए कि जो बॉट्स होते हैं ना बॉस, वो अगर उनको जो भी लाइव चलता दिखेगा वो वहाँ आ जाएंगे। कौन से वाले वो, आज की रात मैं तुम्हारे साथ, हाँ वो आ जाएंगे, दम दम दम, सारे के सारे पॉर्न वेबसाइट वाले, दम 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 दम, दे दनादन दे दनादन, वो बॉट्स आ जाएंगे, और ऑटोमेटेड है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम परेशान हो लिए उनके लिए, इसलिए सब्सक्रिप्शन डाल दिया, और जो 30 सेकंड का जो डाला ना, वो भी बॉट के कारण ही डाला है। तो ये 2 जगह से बॉट नहीं आएंगे। नंबर 1 सब्सक्रिप्शन, कुछ बॉट ऐसे होते हैं जब सब्सक्राइब करके भी आ जाते हैं, है ना, तो उनसे बचने का क्या तरीका है कि 30 सेकंड का आप डाल दीजिए, जहाँ टाइमर लगा होगा सर वहाँ नहीं होने वाला, इसलिए 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप डेली आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और डेली अनसब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा हम ये सेटिंग क्यों रखते हैं। पहले हम रखते थे भाई साहब, हमारी बहुत वाट लगती थी, हाँ, रोज़ कोई ना कोई दिलरुबा, कोई ये वो फलान ढिकान, वो फलानी हॉट ढिकानी ये, हाँ, और हमारे यहाँ के लोग हमारा लाइव छोड़ के उसमें चले जाते सच्ची बताओ, और फिर उनका मोबाइल हैक हो जाता था, पैसे चले जाते थे, फिर रोते थे, गुरुजी आपका मोबाइल देख रहे थे, आपका लाइव, अच्छा फिर क्या हुआ, 15 दिन पहले, अच्छा 15, फिर क्या हुआ, मोबाइल हैक हो गया, अच्छा फिर खुल ही नहीं रहा था, अच्छा फिर मैं दूसरी मोबाइल लेकर आया, दूसरी सिम लेकर आया, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर देखा तो मैसेज आए कि खाता खाली हो गया। अरे तुम तो वहाँ कपड़े उतरी लड़की देखने गए थे, लड़की तो मिली नहीं, तुम्हारे कपड़े जरूर उतर गए, अरे राम, क्या कहें। तो समझिए भाई साहब, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है ना वहाँ आप सेफ हैं, नहीं तो अभी कोई भी यहाँ पे लिंक टिका, हमारे यहाँ लिंक भी अलाउड नहीं है, कोई लिंक नहीं आएगी सर, यहाँ कोई लिंक काम नहीं करेगी, डाल के देख लो, है ना, कुछ नहीं क्लिक होने वाला, तो ये कराई इसलिए, ठीक है ना। चलिए, गुरुजी नए बच्चे गाली गलौज करते हैं, मतलब आपके फॉलोअर्स अनइन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड होते तो वो अपना चैनल नहीं चला रहे होते, आप इन्फॉर्म्ड होते तो अपना चला रहे होते, हमको थोड़ी सुन रहे होते महाराज, हमको सुन रहे हो महाराज, तो इसका मतलब ये अनइन्फॉर्म्ड हो, यहाँ आता ही आदमी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, क्लियर है। कैसी बातें करते हो आप लोग हैं। चलो अंगूठा मुंह से निकाल कर लाइव देखा करो सब लोग, निवेदन ये है। चलिए आगे चलते हैं, और एक बड़ी खबर आज की, बड़ी खबर जो है आज की, वो आपको उस पर ले चलते हैं। वंदे भारत, भारत की प्रीमियम ट्रेन डीरेल हो गई, अरे बाप रे बाप, ये तो गंभीर मामला हो गया, और ना सिर्फ डीरेल हो गई, बहुत बुरी तरह से डीरेल हो गई भाई, कुछ डैमेजेस भी हो गए इसके सस्पेंशन वगैरह में, तो स्वाभाविक है, होना ही है। लेकिन वंदे भारत जैसी ट्रेन अगर डीरेल हो गई तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता, क्योंकि ये ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन है, नॉट एग्जैक्टली सेमी हाई स्पीड, चलो खुश हो जाओ, नहीं तो लोग मुझे गाली देने लगेंगे, हैं 180 पे हाई स्पीड हो जाएगी क्या, ठीक है सेमी हाई स्पीड कह लें, या चलो सेमी हाई स्पीड कह देते, नहीं तो उसमें भी लोग प्राण देने लगेंगे, 200 किलोमीटर से नीचे की को सेमी हाई स्पीड कैसे कह दिया, 250 से नीचे को सेमी हाई स्पीड कैसे कह दिया, ठीक है। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन का डीरेल होना इज़ नॉट अ गुड साइन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसी ट्रेन जो प्रीमियम ट्रेन है, जिन पर किराया ज़्यादा, जिसमें
जो प्रीमियम लोग हैं, इलीट लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, एटलीस्ट वो सेफ़ होनी चाहिए। वैसे तो सारी ट्रेन सेफ़ होनी चाहिए, पर कमर्शियल भाषा में रेलवे की जो भाषा है उसमें कहाँ जनरल वालों को कौन देखेगा, वो जो पैसा देता है उसी को। अब इसमें आप बहुत सारे लोग सोचेंगे ऐसा क्यों ये सेफ़ होनी चाहिए, रेलवे ऐसा क्यों कहती है, समझा दूँ? नहीं तो वो कहेंगे कि अनइन्फॉर्म। चलो आप बता दो ऐसा क्यों है। कहाँ गए वो अनइन्फॉर्म वाले भाई साहब, क्या नाम था उनका, नाम ही भूल गया। अवीर जी, अवीर जी बताओ आपकी ऐसा क्यों है कि रेलवे ऐसा कहती है कि प्रीमियम ट्रेन की जो है उसकी सुरक्षा ज़्यादा होनी चाहिए और जनरल डब्बे की कोई औकात नहीं है, क्यों? क्यों, किस लिए? इंतजार कर रहा हूँ मैं, जवाब आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, जवाब आने वाला नहीं है, मेरे को मालूम है। आ जाए जो, हाँ जो जो कमेंट लिखने में समय लगता होगा, तो थोड़ा और इंजॉय कर लेंगे। चलिए आप नहीं बता पाओगे पर मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। पैसा पैसा तो हमने ले लिया, पैसा तो हमने ले लिया। जनरल वाला मरेगा तो मुआवजा कितना देना है, और अगर एसी वाला मरेगा तो मुआवजा कितना देना है, कुछ आइडिया है? मुआवजे की रकम लगा लो। हाँ, इसलिए एसी और प्रीमियम ट्रेन में मरा तो मुआवजा कितना देना रेलवे को, कितने का पड़ गया एक आदमी? इधर एक आदमी लाख रुपए में निपट गया, इधर जा हवा दे, उधर का कितने का पड़ा? उधर वो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़। तो रेलवे तो पागल हो जाएगी भाई साहब, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्लियर है? आपकी उनको कोई चिंता नहीं है, मामला नगद का है। वॉट इफ ट्रेन डिरेल्स एंड क्रैश इनटू नियर बाय झोपड़ी नेक्स्ट टू ट्रैक वेयर दे विल गो रोहिंग्या एंड बांग्ला? नहीं, नियर बाय अगर वो कर जाएगा, ठीक है ना, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, रेलवे के आसपास आप बसावट नहीं कर सकते ना, तो वो तो 1 रुपया नहीं देने वाले हों, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, क्या बोलें, बहुत बुरी स्थिति है भाई। ये अपनी मम्मी को क्यों ले आए यार यहाँ पर? अवीर अपनी अम्मा को क्यों ले आए नचाने? नचा दें तुम्हारी अम्मा को, किसको लिख रहे हो? है? जवाब तो तुम दे नहीं पाए। अभी तुमने जवाब ऊपर कौन सा दिया है? जवाब दिया सर आशा नहीं। क्या आशा नहीं? ऐसा नहीं लिख रहे होगे, हैं? जवाब तो कुछ दिया नहीं तुमने कि किस लिए होता है। भाई किसी को अगर इनका जवाब दिखाओ तो मुझे कॉपी पेस्ट कर देना, और नहीं तो इनको अवीर जो है ना वो ले आए, अपनी अम्मा को लाए हैं, तो अपनी अम्मा को, उनकी अम्मा का स्वागत कर दें। आई कैन सी यू टाइम। चल बात चूतिया कहीं का, बात बेवकूफ़ है, नमूना कहीं का। कहाँ से चला आया मुंह उठा के? तू क्या सोचा तेरा झूठ चल जाएगा या नमूने? हैं? ये डाइक्लोराइड कहाँ से आया भाई? निकल जल्दी निकल यहाँ से, नमूना गंवार कहीं का। चट गवट्टे -40 निकल यहाँ से, गंवार कहीं का। 2 कौड़ी की अकल नहीं, बहस करने आएगा। गाइस स्क्रॉल अप, बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल, बिना पढ़े हुए, मदरसा छाप, निकल यहाँ से, सुअर कहीं का। चलिए, तो ऐसे भी सुअर आते हैं साहब, गजब है, कमाल है। मतलब लिखता तो समझ में भी आती, चलो भाई सामने वाले ने जवाब दिया तो अपन इंटेलिजेंट समझे भी। वो कल परसों कौन से थे जिन्होंने अंग्रेजी बोली, हमने कहा चलो बोलने का प्रयास किया, भाई तारीफ होनी चाहिए, है ना, भले उन्होंने हमें कुछ भी कहा। लेकिन ऐसे निकम्मे, ये पढ़ने आया यहाँ, चमन बूतिया, कमाल कर दिया, है? निकल यहाँ से पतली गली से, सुअर कहीं का। बड़े गजब का सुअर है? अरे वाह रे सुअर, कह रहा बकवा डम्प है ये लाइफ, फिर भी तू सुअर यहीं घूम रहा है? कमाल कर दिया। कैसा सुअर है भाई? सुअर को भगाओ, नगर निगम वाले इसको लेके जाएंगे। गया सुअर बेचारा, कहाँ से आया था सुअर, ओफो। चलो, ऐसे ऐसे सुअर भी आते हैं, गया बेचारा। चलो, आज गाली दे रहा है टोपी मास्टर नसीम खान, करें क्या करें? तुमको भी अपनी अम्मा लानी है क्या? तुमको पता नहीं है, तुम पहली बार आए हो यहाँ? नाच जाएगी भाई, गलत जगह आए हो, दुनिया जानती है। हाँ हाँ हाँ, चक्कर नहीं, जल्दी निकल जा, फटाफट पाकिस्तान पहुँच जा, स्पीड में, जैसे आया था वैसे ही पहुँच जा, स्पीड में।
हाँ, खाली पीली में। नहीं आता सीख लो, कोई मनाही नहीं है, नहीं आता सीख लो। ओवर स्मार्ट बनोगे तो पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, मुंह के बल गिरोगे। और ऐसे नहीं, पहले मुंह पे तुम्हारे थूकेंगे, फिर पिछवाड़े पे लात देंगे, तब तुमको भगाएंगे बेइज्जत करके, जलील करके, है ना? ठीक है ना बेटा? बाप नहीं बनते, है ना? और बाप को नहीं सिखाते, है ना? नितिन जी, अंबानी अडानी महामानव रोज़ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, इतने इंसिडेंट होते हैं, ये क्या मजबूरी है? अगर वीआईपी तभी रोड सेफ्टी होगी और नए होंगे। मैंने बता दिया ना सर प्रतीक जी, सारा खेल मुआवजे का है। मुआवजा वीआईपी को ज़्यादा देना पड़ेगा, नॉर्मल आदमी को कम देना। रोड एक्सीडेंट में आपको पता है कैसे होता है मुआवजा? मैं बता देता हूँ। आपके रिटर्न देखे जाते हैं कि ये कितना कमाता था सामने वाला, उस हिसाब से सरकार उसका मुआवजा देती है। अब अगर मैं मर्सिडीज़ में चल रहा हूँ, मेरे रिटर्न्स हैवी रिटर्न्स है, मेरा इनकम मेरी 10-10 करोड़ रुपए की है, और मान लीजिए ऐसी कंडीशन में 35-40 साल में मैं मरता हूँ, तो माना जाएगा 60 साल तक मैं कमाता, तो कितना कमाता, तो वो सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए उनकी वक़्त है और आम आदमी की वक़्त नहीं है ना? क्लियर है ना? तो ये है मैटर प्रतीक जी, क्लियर? किसी को बुरा तो नहीं लगा मैंने इतनी बुरी तरह से सामने वाले की धाएँ धूँ कर दी? जिन जिन को बुरा लगा वो लोग हाथ उठाओ अपने, इनको भी बाहर कर देना जिनकी भावना बहन आहत हुई है। चलिए, -40 के युवराज जी कह रहे, हाँ सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सिचुएशन है सर। खैर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बंगाल चुनाव की। उससे पहले आपको याद दिला दे, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। हराम में नहीं देखने का, हाँ हराम वाले अपनी निगाहें नीची कर लो, बिल्कुल औकात में रहने का। हाँ, जो एग्जेम्प्टेड है वो नहीं, बाकी वाले वो जो आए थे ना भी ज्ञान देने, हाँ -40 वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर हो, पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बंगाल के चुनाव की। बंगाल चुनाव में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? पैसे के मुंह से बाहर आ जाओ फिर बनना गुरु जी। नहीं, गुरु बिना पैसे के नहीं होता। हराम में थोड़ी होता है। हराम में तो आप अपने बेटे को भी नहीं खिलाओगे भाई साहब, उससे भी आपकी आशा है, आए मैं आज इसको खिला रहा हूँ तो कल मेरे को कमा के देगा। नहीं, बाप नहीं खिला रहा बेटे को, तुम हमसे बात कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने तुमको फ्री में खिलाया क्या? नहीं ना। उसके बाद वसूल लिया ना पूरा, काहे के लिए इतने परेशान हो रहे हो? चलिए साहब आगे चलते हैं। चलिए, एक और वीर गति को प्राप्त हो गया, नहीं सॉरी, जन्नत में पहुंच गया। 72 हूरों की, वो कहते हैं कि उनकी जो पॉटी होती है उसमें से भी खुशबू आएगी, उधर ही पहुंचा दिया उनको। तो चलिए आगे चलते हैं और फटाफट देखते हैं कि बंगाल चुनाव में क्या क्या चल रहा है। कैसे कैसे लोग आते हैं अपनी एस्तेसी मराने में, तो ये देखकर हैरान हूँ। चलो बंगाल चुनाव में क्या चल रहा है जरा देख लीजिए। लोग कह रहे हैं बीजेपी बहुत अत्याचार कर रही, फलान कर रही, चुनाव प्रचार बंद हो गया उसके बाद भी फॉर्म भरवा रही है, ये कर रहे हैं। काय का फॉर्म है? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের মধ্যে ঢুকে মিথ্যা প্রলোভন দিচ্ছে বিজেপি। হ্যাঁ করেছি ভিডিও, এই যে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাম বিলি হচ্ছে। ओ भाई এখানে এখানে এই যে ফর্ম দেখুন, এই ফর্ম দেখুন क्या हो गया इस फॉर्म में? 7,000 रुपए का फॉर्म भरवाया जा रहा। आई প্রতি মাসে মাতৃশক্তি प्रति माह 7,000 रुपए मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी फॉर्म भरवा रहे हैं। ভরসা কার্ডের নাম করে, মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের নাম করে এনারা পাড়ায় ঢুকে प्रति माह মানুষদের মিথ্যা প্রলোভন দিচ্ছে। 7,000 रुपए हैं? एक मिनट यार, जरा पीछे लाओ, मेरे को ठीक से देखने दो। देखना भाई, कोई बंगाली बताओ भैया क्या लिखा है सच में? प्रति माह 7,000 रुपये।
अगले जन्म मोहे औरत ही कीजिए प्रभु, मार डालो इनने तो। खैर, तो इस चीज़ को लेकर टीएमसी वाले बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे फॉर्म भरवा सकते हो भाई। आगे उन्होंने टेबल वेबल फेंक दी, इनकी फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। कहा है क्या दिक्कत है, तो मऊ करे आते हैं, सब करते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई वो नहीं होना चाहिए। 3,000 है वो, अच्छा सॉरी, मेरे को मैं हिंदी का साथ समझ रहा था। ओके, तो धन्यवाद बताने के लिए। मेरे इतना कितना गलत दिखा मेरे को यार, किधर गया ये बंगाली में 3 होता है। ओके, बांग्ला भाषी, बंगाली लिखा है, सॉरी। तो 3,000 रुपये यार, हिंदी का 7 जैसा दिख रहा है एकदम। तो 3,000 रुपये पर महीने मिलेंगे, सही है, क्या बुराई है। बीजेपी दे रही तो देने दो, फॉर्म भरा रहे हैं, देंगे। तो शुरुआत किसने करी है चोरी चकारी की, कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली में भी 2 दे रहे थे इलेक्शन से पहले, अच्छा फिर दिया क्या? कहाँ से देंगे? हम कह रहे 3 नहीं 30,000 दो महीने के, रट्टा ख़त्म करो एक बार। जिसको देना महिलाओं को, इसको उसको दे दो सबको। हमारी महिला भी 30,000 रुपये कमाएगी, हम भी काम बंद कर देंगे। देखो इसका इफेक्ट देखो क्या होगा। आप सोच रहे हो महिला को दे के हम वोट दे देंगे, ना 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 ना, आप गलती कर रहे हो। इसका रिपल इफेक्ट क्या आता है, पलट कर जो इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट ये आएगा कि आपका जो पुरुष है जो काम करने जा रहा है, वो उससे छुड़ा लेगा दारू के लिए पैसा। शाम को उसको दारू मिल रही, मस्त दिन भर सोएगा दारू पी के, मस्त मेरी बीवी को पैसे मिल रहे हैं। मार कूट करेगा सो अलग। और मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, ये जो पैसा है, इस पैसे का क्या हो रहा है जानते हैं आप? इस पैसे से क्या हो रहा है नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूँ। गांव गांव में जाइए, गांव में तलाक के केसेस बढ़ गए। जो गांव में नहीं थे ना तलाक, वो गांव में होने लगे। अब महिला जो है उसको लग रहा है मुझे 2,000-3,000 रुपये मिल रहे हैं तो मैं तो सब कर लूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी ऐसी तैसी कराओ। तो वो जो पुरुष है उनके एक लगा रही है, उनको बोले चला साइड में हवा आने दे। तो वहाँ ये केसेस बढ़ गए, घर टूटने शुरू हो गए इस पैसे की वजह से। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि घर तो टूट जाएगा, पैसा आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, तब कहाँ जाओगी? तब फिर तुम्हें वापस यहीं आना है। जितने गांव वाले हैं वो इस बात की तस्दीक कर दें कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये डेटा मेरे पास अभी आया क्योंकि मैं थोड़ा घूमा, तो मैं हैरान रह गया देखकर कि भाई ये स्थिति हो गई, घर टूटने की नौबत आ गई। अरे ये मत समझ लेना नई नवेली 70 साल की हमारी अम्मा बेहू करे आ रही डोकर पे कि बैठ तेरी ऐसी की तैसी, मुझे पैसा मिला था 3,000 रुपये, बैठ लाडली बहना हूँ मैं। अरे प्रभु, 70 साल की डोकरिया है, हाँ कसम से उनमें दम आ गई भाई। तुम क्या सोच रहे थे कि उनमें दम नहीं आएगी? भाई बहुत बुरी स्थिति है, भयंकर रूप से घर टूटने की स्थिति है, भयंकर रूप से। क्योंकि गांव में जो है पंचायत बैठ जाती है, घर वाले आ जाते हैं, घर के पंच बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैटर अभी थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन बहुत बुरी तरह से फूटने वाला है ज्वालामुखी, हो रहा है ऑलरेडी, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो सोच लीजिए क्या होगा। तो खैर फिलहाल तो फॉर्म भरवाया जा रहा था। टीएमसी वाले गुस्सा हो गए, बोले ऐसे कैसे तुम फॉर्म भरवा सकते हो, होमाड़ा बोंगला में तुम आका पैसा कैसे देगा? तो जीतने के लिए तो यार एड़ी चोटी का जोर लगाई कोई भी पार्टी होगी तो। खैर आगे चलते हैं। आपका तो अलग ही दुख है कह रहे हैं शुभम जी। नहीं, मेरी घरवाली से मैंने भरवाया नहीं फॉर्म, अब लग रहा है कि गलत कर दिया। उस समय दिमाग में क्या था फॉर्म भरते टाइम, अरे नहीं यार, राष्ट्रवाद हिंदुत्व, मेरा राष्ट्र कमज़ोर हो जाएगा अगर हम जैसे लोग भी पैसे लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम तनख्वाह नहीं लिए हम तो भाई हैं, हम तो उनमें से। तो हमने अपनी एस्तेसी करा ली। अब हमको लगता है गलत, पूरी दुनिया चोरी कर रही तो हम काहे के लिए चुप रहे? हमको भी ले लेना चाहिए था। हैं कभी कभी अपन भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है आप सोचो कि सिर्फ आप ही बन रहा। हाँ, अपना भी कटेला है, मैं कोई अलग थोड़ी, मैं भी आप ही लोगों की लाइन में हूँ। हैं गुरु जी इसरो DRDO का बजट काट कर दे रहे हैं, मरवा देंगे और कुछ नहीं। ये जितनी जल्दी बंद हो उतना अच्छा है ना। अगर ऐसा चाहिए कि पूरे देश में अगर बीजेपी आ जाए उसके बाद बंद हो जाए, तो हम कहते पूरे देश में एक बार बीजेपी ला दो भाई, रट्टा ख़त्म करो, लेकिन कम से कम ये बंद हो, बहुत ज़रूरी है। नितिन जी ECI सो रही है क्या? चांद पैसों के लिए घर कैसे तोड़ने देते ये रियलाइज़ नहीं होता, समय कभी एक जैसा नहीं होता। नेताओं के घर तो सही है,
उनके पास अरबों खरबों रुपए, और नेताओं के घर कौन से सही हैं भी आपको क्या पता भाई साहब, अंदर क्या क्या चल रहा है, मैं क्या बोलूँ, किस नेता की बोलूँ, बहुत बुरी स्थिति है ना। खैर, तो कुल मिलाकर जो है देव जी के नो नोटिफिकेशन टुडे गुरु जी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम देखिए, दोनों जगह नोटिफिकेशन मिलेगा ना सर। सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी क्या, वो पूछो मत, याद मत दिलाया करो यार, ऐसी चीज़ें दिल पे बहुत भारी लगती हैं, याद मत दिलाया करो। हैं, वैक्सीन लगवा के पैसे डलवाए, खुद के डाले और सबसे डलवा दिए। अब लोग मेरे को फ़ोन करके बोले गुरु जी आपके चक्कर में पैसे डाले थे वैक्सीन के, अब वो हिसाब नहीं दे रहे आप पीएम केयर वाला, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी सोचा था ऐसा होगा, मैंने तो गुड फेथ में किया था। हैं, खैर, तो चलो आगे चलते हैं भाई। आप अकेले नहीं हो, मतलब मैं आपसे पहले बना हुआ है ना। तो 3-3 हज़ार का फॉर्म भरवा रहे थे, लोगों को लगा फॉर्म गलत भरवा रहे हैं, फलाना है ठिकाना। देखो भाई, पार्टी है, कुछ भी करेगी। चुनाव में तो सर सारी पार्टियां एक जैसी होती हैं। कुछ लोग और चिल्ला रहे हैं, क्या सुनिए। दादा आप, ओ दादा ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको, बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले वोट डालने के लिए? बोलिए क्या चल जा रहे, बोलिए क्या बोलिए आप। দেখুন এই সিআরপিএফ ধরে বলছে যে এখানে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, এই তো বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের। ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘুরছে সঙ্গে সিআরপিএফ, বলছে যে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। যখন আমি ভোট ধরলাম, सीआरपीएफ वाले जा रहे थे, जिन्होंने वीडियो बनाई उनका ये दावा है कि सीआरपीएफ वाले पर्चा पकड़ा के चले गए, बोले बीजेपी को वोट दो। ये तो ठीक नहीं है। बाकी वो फॉर्म वॉर्म भरवाओ, ये सब करो, वहाँ तक तो ठीक है। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो एजेंसीज होती हैं, जो पुलिस होती है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो निष्पक्ष होने चाहिए, किसी के पक्ष के नहीं होने चाहिए। क्योंकि कल सरकार बदल गई तो फिर दिक्कत वाला काम है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो इन लोगों को कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। ये मुझे नहीं लगता कि सही आइडिया है। इन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती अंकल जी, प्रभु कहाँ है? शुभम शर्मा जी कह रहे हैं किसको सज़ा दिलवानी है? ये सारे जो गलत लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं। आप कभी गए इनके घर, देखा आपने? आपको पता है इनकी परिस्थिति कैसी है? एक बार जाकर देखिए, करीब से देखिए, पता चल जाएगा। सबको सज़ा मिल रही है अपनी अपनी जगह, दिमाग बिल्कुल ऐसा मत लगाइएगा। खैर, तो अगर ऐसा है जैसा वीडियो बनाया, उन्होंने रोका भी और सीआरपीएफ वाला आगे भी चला गया, तो ये अपने आप में एक उचित नहीं है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। सीआरपीएफ वाला भी बीजेपी सपोर्टर होंगे, व्यक्तिगत आदमी हो सकता है, लेकिन जब वर्दी में हो तो आप कैसे कर लोगे? तो वो ठीक नहीं है ना। पर्चा बांट के कहना कि वोट इस पार्टी को देना, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई। थोड़ा बहुत कर लेते तो समझ में भी आती। खैर, उधर बीजेपी ने सीआरपीएफ तो इतनी लगा दी, साथ ही साथ एक सज्जन को और भेजा। उन सज्जन ने बिल्कुल हवा टाइट कर दी, इन्हें तो टैट कर दो। हाँ, वही वाली, एकदम उसी अंदाज में। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। टीएमसी के कैंडिडेट है जहांगीर, उनके घर पहुंचे और बोले कि जो बार बार खबरें आ रही हैं समझा देना उसको, नहीं तो बिल्कुल तबीयत से सही कर देंगे। कौन है? तो साहब आप हैं जो अजय पाल जी, यूपी कैडर के हैं और धुरंधर हैं, बिल्कुल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कह लो आप इनको, है ना। धुरंधर जो हमारे यहाँ धुरंधर है, वो तो नाम के धुरंधर, वो असल धुरंधर है। तो इनको यूपी से यहाँ लेकर आया इलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश से। बोले नहीं, स्थिति को कंट्रोल रखने के लिए। आईपीएस हैं। अजय पाल जी का पूरा नाम है अजय पाल शर्मा। मैं कह दिया था भाईजान, वो मेरे लाडले, मेरे चोचित, मेरे वंचित, मेरे पिछड़े, मेरे अगड़े, मेरे बगड़े, मेरे नीले, मेरे पीले, कहाँ चले गए वो नीले वीले को? उन्होंने अब काम पंडित जी आने, जहाँ मालूम पड़ जाएगी फंस गई है कहानी, वहाँ भेज दो अजय पाल शर्मा को। नाम लिखो अजय पाल। आदमी सोचे पाल है, नहीं 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 नहीं, अजय पाल शर्मा है पूरा नाम। पूरा नाम है डॉक्टर अजय पाल शर्मा।
हाँ, बाकायदा डाटर साहब हैं हमारे। 2011 के IPS हैं, 2011 बैच के, और उत्तर प्रदेश कैडर में है फिलहाल पदस्थ। तो इनको भेजा गया धुआंधार बैटिंग करने के लिए, और धुआंधार बैटिंग कर भी रहे हैं। TMC वाले परेशान हैं। TMC वाले कह रहे हैं हमारे लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया जा रहा, हमारे लोगों को ऐसा कर लिया जा रहा, हमारे लोगों को वैसा कर लिया जा रहा। लेकिन उधर TMC के जो नेताजी हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज़ करके इस बात को कह दिया कि हमारी निगाह है तुम पर अजय पाल, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि तुम बच के निकल जाओगे, छोड़ेंगे नहीं। ऋषि भाई 7 निफ्टी फरियर, निफ्टी 500 शरिया स्टॉक बेस कब से हुआ सर? मैं इसको लेना समय नहीं मिल पाया हमारे को, बाकी 1 महीना पहले मुझे इस न्यूज़ को लेना था, पर लूँगा, जल्दी लूँगा, है ना। तो उन्होंने धमका दिया IPS साहब को, बोले हमारी निगाह, छोड़ेंगे नहीं, FIR दर्ज होगी आपके खिलाफ चुनाव के बाद, ठीक है। तो पक्का आप आ जाओगे? इतना तो BJP ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिया, सारे घोड़े खोल दिए, कैसे जीतोगे? अगर बंगाल में BJP की हालत के हाथ आई, इसमें नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा नितिन जी? 1 नेशन 1 इलेक्शन और जोर पकड़ेगा, जिस पे से छोटे पार्टी टूटे। देखिए प्रतीक जी, मुझे नहीं मालूम कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर ये कितने सीरियस हैं, लेकिन अगर बंगाल आता है तो डेफिनेटली राज्यसभा में भी सीटें बढ़ेंगी BJP की, और BJP एक नई पावर के साथ उभरेगी, बहुत पावरफुल पार्टी हो जाएगी बंगाल अगर BJP के हाथ आता है तो, है ना, ज़बरदस्त पावर के साथ। और पॉलिटिकली कुछ बदलाव होंगे कि नहीं, इस बारे में मुझे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि 12 साल हो गए तो कुछ जो होना था वो हुआ नहीं। क्या कहें, चलिए आगे चलते। तो बंगाल चुनाव को लेकर जो है, इन्होंने ये धमकी दी कि हम देख लेंगे, उधर TMC ने अलग धमकी दे दी, हम तुम्हें देख लेंगे। उधर ममता दीदी ने एकदम पुलिस को ही धमकी दे दिया, होम पुलिस को धमकी दे रहा है, चौड़ तोड़ के बाद सोच लेना। बंगाल पुलिस को ममता की धमकी, 4 मई के बाद यही रहना है। ममता बनर्जी ने अपने ही राज्य के पुलिसकर्मियों को धमकाया, और ये दूसरा मौका। इससे पहले भी ममता बनर्जी यही कमोबेश बयान दे चुकी है कि 4 मई के बाद भी सरकार यही रहेगी, अधिकारी भी यही रहेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया था, एक बार फिर से अपने ही बयान को ममता बनर्जी दोहरा रही है। पहले दिल्ली को संभालो, पहले गांव को, उधर में क्यों, पहले गांव में जब पाकिस्तान अटैक किया तुम क्यों गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, वो सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कम्बल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है EVM मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को। तो की बड़ी खबर है, दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियों के दिग्गज का प्रचार। तो ममता दीदी ने अपनी पुलिस को ही धमकी दे दी, बोले इधर ही रहना है, सोच लेना। रात को कोई आता, उसने कहा था कि ये पुलिस वाले TMC के कार्यकर्ताओं पे लाठी भांज रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या पुलिस को ये पता चल गया कि सत्ता जा रही है ममता दीदी की? क्योंकि सबसे पहले पुलिस को मालूम चलता है सर, LIU जो होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो पुलिस की होती है ना, पुलिस के पास होती है, और LIU की जानकारी के आधार पर ही वो एक्ट करते हैं। हमने आपको फिर से याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था। पुलिस को लगा था, प्रशासन को लगा था कि योगी सरकार जा सकती, तो उनके मिजाज बदल गए थे, लेकिन लास्ट में आकर उनको समझ में आया कि ना, सरकार तो रहनी है, तो फिर से वापस मिजाज बदल गए थे। ये सारा खेल 1 महीने के अंदर अंदर हुआ था, 15 दिन में, और लास्ट में मतलब 3-4 दिन पहले जो है पुलिस का मिजाज वापस बदला, जब उसको समझ में आया कि नहीं, सरकार तो नहीं जाएगी, सरकार आ जाएगी। तो ये पुलिस है सर, इसको पहले मालूम चल जाता है, इसके कान बहुत महीन से महीन आवाज़ को सुन लेते हैं, इसकी नाक बहुत सेंसिटिव है, तुरंत सूंघ लेती है। तो पुलिस को क्या ये लग रहा है, जब वो TMC के कार्यकर्ताओं को पीट रहे थे, तब क्या उनको पता चल गया था कि TMC की सरकार नहीं आनी है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ममता दीदी को ये खबर लग गई है कि पुलिस को ये पता चल गया है और पुलिस इस तरह से काम करी? तो ममता दीदी ने रिवर्स टैक्टिक्स खेलते हुए उल्टा दबाव बना दिया कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी तुम अगर इनके साथ में रहे तो, अगर मेरी सरकार आ गई तो। अब थोड़ा तो डर लग जाएगा, जो पुलिस वाले ताबड़तोड़ जो पिटाई कर रहे होंगे TMC वालों के पीछे हो जाएंगे वो, क्योंकि गलती से अगर सरकार आ गई तो दीदी छोड़ेगी नहीं, ये पक्का मालूम है। कैरियर ख़राब कर देगी सर, एक की CR लाल हो जाएगी, दन दना दन दन। जो रिटायरमेंट बैठे समझ लेना रिटायर नहीं हो पाएंगे, ग्रेजुएटी फंड नहीं मिल पाएगा उनको, है ना, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग है। BJP नहीं है, TMC है वो, है ना।
न्यूज़ ऑलरेडी टीएमसी एमपी इज इन टच विद बीजेपी। नहीं, ये तो फालतू की बात है ना नवीन जी। ये आज मैंने भी देखा, पर ऐसी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं। और मैंने कुछ टीएमसी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमारी तरफ से, ये तो आईटी सेल वाला मटेरियल है वो। 21 वर्सेस 24 कैंपेन में क्या डिफरेंस है सर? इम्पैक्ट 21 वर्सेस 24 मतलब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। और 21 का कैंपेन थोड़ा अलग था, 24 का थोड़ा अलग था, मुद्दे ही अलग हो जाते हैं। 24 में सेंटर का चुनाव था, 21 में जो है ये चुनाव था आपका, तो कैसे उसको आप कंपेयर करोगे? जनता बहुत स्मार्ट हो गई सर, अब ऐसे नहीं चलता है ना, अब ऐसे नहीं चलता। जनता बहुत स्मार्ट हो गई, वो उसको मालूम है कि हम किस अच्छा 26 बोल रहे हैं 21 वर्सेस 26 बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 21 में इतनी ताकत नहीं लगाई थी बीजेपी ने, इतने घोड़े नहीं खोले थे जितने इस बार खोल दिए। सभी लोगों के नाम काटना, उसके बाद चप्पे चप्पे पर, कदम कदम पर सीआरपीएफ सीएपीएफ का पूरा सीएपीएफ, मतलब पूरा चुनाव जो हो रहा है वो सीएपीएफ के अंतर्गत हो रहा है। बूथ के अंदर भी सीएपीएफ के लोग हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। पुलिस रहती थी तो मैनिपुलेशन हो जाता था, इस बार मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, 1% भी नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने वो कर लिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहाँ बीजेपी चुनाव करा चुकी, ठीक है, आप समझिएगा बात को, वहाँ बीजेपी चुनाव करा चुकी बड़े प्यार से। अब बची है सेकंड फेज़ में ममता दीदी की सीटों वाली, ममता दीदी को जो सीटें मिलनी है वो वाले इलाके, अब उनमें होगा हंगामा, ना होगा तो करा दिया जाएगा, तो लोग डर के मारे वोट देने ना निकलें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना, तो ये चलेगा सर। तो बीजेपी ने बहुत तबीयत के साथ में जो है हिसाब किताब बनाया है और ममता दीदी को चारों तरफ से जिंच कर दिया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा उनके पास में कि वो बच पाएँ। वोटिंग एक्स्ट्रा कर नहीं पाओगे आप, फर्जी वोटिंग कर नहीं पाओगे, डंपिंग कर नहीं पाओगे, तो जाओगे कहाँ? और आपकी जो जीतने वाली सीटें अब हम उस पर रगड़ा करेंगे, उस पर रायता फैलाएंगे। अपनी तो हमने निकाल ली जो हमें निकालनी थी, तो फंसा दिया, ठीक है। बीजेपी इतना स्टेट इलेक्शन में लगी है, वेस्ट बंगाल और पंजाब कभी कभी लगता है डीप स्टेट का स्टेज 3 स्टार्ट करने के लिए ये 2 स्टेट्स चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, डीप स्टेट कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा साक्षी जी बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि पंजाब और वेस्ट बंगाल से ही कुछ होगा, ये गलत फहमी आपकी, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, करने वाला कुछ भी कर लेगा, है ना। मौका, भारत बहुत बड़ा है, कर नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। तो लेकिन हाँ, पूरी सरकार, पूरी ताकत, सारे सीएम, सब कुछ, पूरी भाजपा उतर गई बंगाल चुनाव में। इस बार वॉशिंग मशीन के नेता कम थे शायद, हाँ वॉशिंग मशीन वाले कम थे, है ना, और अंतरात्मा वाले भी कम थे, और ठीक ही रहा, वो बेटर रहा। दीदी ईवीएम बोलने लगी है तो मतलब समझ लो कि क्या होने वाला है फिर, है? चलिए तो दीदी ने जो है धमका दिया पुलिस को ही, अपनी पुलिस को, कि देख लेना बचोगे नहीं। उधर मोदी जी का काफिला निकल रहा था, खूब भीड़ है, इस भीड़ में लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी आवाज़ें भी आई, कुछ लोग ऐसे वीडियो भी वायरल हुए। अब पता नहीं, आज के ज़माने में बड़ा कहना मुश्किल होता है क्या सही है क्या गलत है, पर इस तरह की वीडियो काफ़ी वायरल रही। इस तरह की वीडियो जो है सबके सामने आई और लोगों ने जो है इस प्रकार की वीडियो में जो आवाज़ आ रही वो आपने सुन ही ली होगी। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बीजेपी के लिए है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दी भाई सब सारे। ओ प्रभु, नितिन नवीन का रोड शो था, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ को उतार दिया। अरे गजब, ये तो हमारे कहने पे 2024 के इलेक्शन में नहीं किया था आपने, आए? गजब गजब।
वो साहब नहीं आए, ढाबा साहब। वो मोदी जी के प्रेम, नीला प्रेम कहाँ है? राम याद आ गए यहाँ पर। भाई गॉड, मतलब कमाल हो गया। जब एस्तसी हुई तो नाम को कौन याद आए? राम, लक्ष्मण, सीता है। और वैसे भगवान श्री राम को गाली देने वालों को के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। सवाल है सर। मतलब ट्रम्प कार्ड तो बड़ा जबरदस्त खेला इन्होंने। ठीक है ना। धर्म को बिल्कुल तबीयत से इस्तेमाल कर दिया। कांग्रेस चिल्ला रही है कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है आचार संहिता, और कहाँ है फलान, कहाँ ढिकान। अरे भाई साहब देखो, जो सबल है ना सर, वो कर सकता है। सत्ता जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। तो उतार दिया उन्होंने भगवान श्री राम को, माता जानकी को, लक्ष्मण जी को। सवाल इस बात का है कि एकदम से भगवान क्यों याद आ गए? आप तो कह रहे थे हम तो ये बुद्ध का देश है, तो लाओ बुद्ध को लाओ। क्या बुद्ध के दम पे जीतते नहीं बन रहा? बुद्ध का देश है, लाओ बुद्ध को लाओ। बुद्ध के, मैंने क्या कहा उस दिन आपसे, अगर असल बाप से पैदा है बीजेपी वाले, अगर असल बाप से, तुम अगर अपने असल बाप से पैदा हो, नितिन शुक्ला आधी मूछ में रहेगा जिंदगी भर। तुम अगला चुनाव इस पे लड़के दिखा दो, अगला चुनाव इस पे लड़के दिखा दो। क्या हुआ? निकल गई? कहाँ गया बुद्ध तुम्हारा? कहाँ गया साहब? नीले कहाँ गए? किधर उड़ गए? बुला बुला बुला। हैं? जय भीम, जय भीम। अब बोलो, यहाँ आके बोलो, बोलो 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 बोलो, यहाँ बोलो। कोई जय श्री राम का नारा लगाया, जय भीम, बैठ नीचे बैठ, जय भीम। कोई बोले जय माँ काली, बोले जय भीम। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? हैं? जनता इतना मारेगी, नीला करके भेज देगी वहां से। पता ना, ज्यादा पिटते तो नील नील पड़ जाती है। हाँ, पूरा नीला कर देगी जनता। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज। औकात है तो करके दिखा दो। कभी कल का दिन बाकी, अखबारों में ऐड दे दो कल का जय भीम का, दो तुम अगर अपने बाप से पैदा हो तो, हम भी देखें। हैसियत नहीं, औकात नहीं, जबरदस्ती थोपोगे। जबरदस्ती किसी को पैगंबर बना दोगे आप। गुंडई चल रही तुम्हारी, दादागिरी करोगे। कोई कुछ बोल दे तो उसको जेल में डाल दोगे। वाह साहब वाह। तो ले आओ बंगाल में, फिर काहे नहीं ला रहे जय भीम और फलाना और ढिकाना, चुम्मीदान निर्माता हैं? लाओ, क्या दिक्कत है? यहाँ नहीं लाएंगे। यहाँ भगवान श्री राम को उतार दिया फटाक से, माँ जानकी, लक्ष्मण जी सब उतार दिए। लगे लगे लगे। जय बंगाल स्वामी रामकृष्णन विवेकानंद सोइल। ना, हम नहीं मानते। पूरा भारत जो है वो हमारे साहब का ही है। ठीक है ना। अब कोई नहीं बोल रहा है। सवाल इस बात का है कि राम, लक्ष्मण, सीता भाजपा अध्यक्ष के रोड शो में, क्या मतलब स्थिति अच्छी नहीं है क्या? पूत के पांव पालने में देखने वालों में से हैं सर हम। क्या स्थिति अच्छी नहीं है क्या? आप सबका साथ सबका विकास चिल्ला रहे थे 2024 में, हाँ? और जैसे ही डगमगाने लगे पहले फेज के बाद, अचानक से हिंदू मुस्लिम हो गया था आपका धम्म से। हिंदू 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 मुस्लिम, हिंदू हृदय सम्राट बन गए पक्क से, हैं? आज आपको भगवान राम को उतारना पड़ा सड़क पर। क्या स्थिति अच्छी नहीं है क्या? और भगवान राम को आप सड़क पे ऐसे उतार दोगे, रथ में आपके नेताजी चलेंगे, तो भगवान राम आपको आशीर्वाद देंगे क्या? हैं? कि नेताजी तो आपके चल रहे हैं उसमें गाड़ी में ऊपर, भगवान राम चल रहे आगे आगे पैदल। सोच लेना, बताना मेरा काम है भाई। भगवान के मामले में थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है ना। तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। बताना मेरा काम था, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। चलिए आगे चलते हैं और देखें सर कि क्या चल रहा है। भाषण भी सुन ले जरा, बीजेपी की रैली है, सुन तो लीजिए। ये तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा ना करी, ये हम दावे के साथ कहेंगे। ये तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया।
शाबाश रवि किशन जी, गजब कर दिया। अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन खत्म हो जाएगा। हैं? जी, तो रक्षा न करी, कोई रक्षा ना करी, कोई नहीं बचाएगा। ये हम दावे के साथ दावे करेंगे। शाबाश। तो भगवान श्री राम के बाद दूसरा जो ज्ञानवर्धन जो हुआ वो ये हुआ है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन खतरे में आ जाएगा, कोई न बचा पाएगा। वो कह रहे हैं ऐसा, तो सही कह रहे होंगे, मुझे क्या मालूम। सही है। सनातन, वो संविधान कहाँ चला गया? आप तो कह रहे थे देश संविधान से चलेगा, और वो बीजेपी के आने से बच जाएगा सनातन, हिंदू बच जाएंगे। अच्छा, तो नड्डा जी तो कह रहे थे कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, अभी फिर से हो गई क्या? नहीं, पूछ रहा था सवाल। हाँ? गजब है, कमाल कर दिया भाई। चलिए, सनातन को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है। खत्म हो जाएगा अगर ये नहीं आए तो। अच्छा, और ये आए तो क्या होगा? खुद ही बता रहे हैं, खुद ही सुनो। हम लोग बहुत सारा और मछली, बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहाँ कुएं में डालेंगे, यहाँ के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे, के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। लेकिन आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी जो है, एक मिनट, कभी क्या ये बांग्लादेश है? प्रधानमंत्री जी जो है, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी जो है, मछली के बाद हर हर महादेव। रवि किशन जी, काहे मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा मुझ जैसे गरीब आदमी को, हैं? नाव में घूम रहे, झालमुड़ी खा रहे। कभी क्या ये बांग्लादेश यहाँ नहीं घूमे, अपने भारत में नहीं घूमेगा कोई आदमी? ये कौन बात हुई? हर बात मतलब प्रधानमंत्री यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। इतना डर अपने प्रधानमंत्री को। क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान है? यहाँ हम नाव में भी नहीं बैठ सकते अपने देश में। हद है। हम लोग गजब है भाई। भर भर के मछली खाओ, घर घर भर भर के मछली, और उसके बाद सीधे महादेव। मैं रोने लगूंगा भाई, ऐसा मत करो। मतलब मेरा तो दिमाग ही कंफ्यूज हो जा रहा है कि मैं इसको एनालाइज करूं तो करूं कैसे। मतलब ये पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे दिमाग का कंप्यूटर फेल हो गया भाई। ऐसी ऐसी चालें, उफ। मैं डर गई, सनातन नहीं बचेगा। मैं भी डर गई भाई, बहुत जोर से डर गई। 3rd टर्म में नीले कपड़े में पीएम ओथ ली, अब पता चला। अच्छा, ओके, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। भैया आप लोग बताओ क्या मतलब चल क्या रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रही, हमारा तो दिमाग फेल हो गया। टीएमसी ने कहा था कि बीजेपी आएगी तो मच्छी भी नहीं खा पाओगे। ओके, फिर तो अपन मछली कंपटीशन कर देंगे, मछली खा खा के। चलो, जो भी हो भाई, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अब उनकी इच्छा है, जैसा भी करें। आइए, एक के बाद एक। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी। ओहो, सबसे सामने रख कर दिखा रहे मच्छी। हाँ, हिलसा। हाँ, देखो खा लियो। हाँ, क्या कह रहे हैं जरा सुने। अजय आलोक जी खुद ही अपने हैंडल से। कोलकाता बंगाल में हिलसा, माछ और भात नहीं खाया तो क्या खाया? क्यों दीदी ममता ऑफिशियल बीजेपी को 4 तारीख को आने के बाद पूरे देश में बंगाल की मछली खाएगा। बीजेपी को 4 तारीख को आने के बाद पूरा देश बंगाल की मछली खाएगा। जय दुर्गा माता की। नहीं देखो, हमारी दुर्गा माता को मत घसीटो भाई साहब, हैं? आपको जो खाना है खाओ, है ना। हम भी यहाँ पर पूछते हैं भाई, है ना। हम लोग नहीं खाते। ये जो है उचित नहीं है। सजी वाइफ इज गंगा जी, सो मैनी फिश इन गंगा। शिव जी वाइफ इज गंगा जी। अच्छा, तो
इस प्रकार की भाषा क्या सही है? मतलब मेरा काम है बताना और मेरा सवाल है पूछना, क्योंकि बतौर वेजिटेरियन और बतौर एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे नहीं अच्छा लगा, है ना। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि ये किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है ना, क्या बोले। चलो आगे चलते हैं। जिनको एक्सेप्टेबल है वो एक्सेप्ट करें, जिनको एक्सेप्टेबल नहीं है वो लोग अपना लिख रहे हैं। पर बंगाल में तो कुछ और ही चल रहा है। क्या कह रहे थे वो? अंबेडकर जी नहीं दिख रहे, नीला नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं दिख रहा, वैसा नहीं दिख रहा। बीजेपी आएगी, अब तक नहीं था बंगाल में। बीजेपी आएगा तो होम भी साथ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब हर स्टेट में है, हर स्टेट मींस हर कंट्री में है। स्टेट एक अपने वल्नरेबल ग्रुप के लिए एफर्मेटिव एक्शंस लेती है, ये बहुत नॉर्मल है, सदियों से जो प्रथा चली आती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्राह्मणों ने दूसरे कास्ट के ऊपर, लोअर कास्ट के लोअर स्ट्राटा के ऊपर ऑपरेशन किया है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्राह्मणों ने दूसरे कास्ट के ऊपर, लोअर कास्ट के लोअर स्ट्राटा के ऊपर ऑपरेशन किया है। ये मानने वाली चीज है। अगर ये नहीं मानते तो प्रॉब्लम है, और अगर मानते हैं तब उनको समान जगह देने के लिए हमको कोई एक्शन लेना पड़ता है। मतलब हर एक व्यक्ति के वर्ग के लिए, मतलब मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरा ये 5th जनरेशन है जो पढ़ाई करके नौकरी करके अच्छे से कमा के खा रहा है, पर मेरे बहुत दोस्त हैं जो 1st जनरेशन लर्नर है, जो यूनिवर्सिटी के मुंह देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए और उसके लिए तो लड़ाई सेम नहीं है ना। मेरे माँ बाप अच्छे से पढ़े हुए हैं, एमए किए हैं, नौकरी करते हैं, पर उसके माँ बाप खेतों में मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। कास्ट कैपिटल है। मेरे परदादा ने उसके परदादा को ऑपरेशन किया था, इसलिए वो खेत में ही है, और मेरे परदादा उसके कास्ट कैपिटल को गेन करके आज जमींदार से नौकरी से मेरे यहाँ पे बैठा। पर वो बंदा आ रहा है, मतलब उसको सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन देके सेम प्लेग्राउंड में ले आया है। इसमें कोई भी बात, मतलब रिजर्वेशन को लेकर कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। रिजर्वेशन इज नॉट ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये हमको समझना पड़ेगा। ये सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं है, ये सोशल स्ट्रक्चर को समान करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए है। भाई गजब हो गया, कमाल कर दिया, हमें पता ही नहीं था आज तक। चलो इनने बताया, कह रहे कि ऑपरेशन हुआ था। कौन सा ऑपरेशन हुआ था? हार्ट का हुआ होगा। नहीं, ऑपरेशन नहीं, बोले वो हुआ था, और जो है इसलिए जो है ब्राह्मणों ने ऑपरेशन किया था, इसलिए वो जो है खेत में काम कर रहा है, क्योंकि उसके परदादा ने किया था। ठीक है, तो भाई अगर किया था तो तुम्हारे परदादा ने किया था, हमने तो नहीं किया। क्या बोले। ये है बीजेपी का प्रोडक्ट, और अभी आई नहीं है बंगाल में सरकार। पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं अभी आपको। सिर्फ आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? चलिए साहब, अभी तो शुरू हुआ है। नवीन जी कह रहे वो वेयर इज डॉक्यूमेंट शोइंग एटलीस्ट 1 month सेपरेशन इन 2000 ईयर हिस्ट्री। वो मत पूछो सर, अनपढ़ जाहिल है, जो कह दिया बस वो सुनकर आ गया। IT सेल का छर्रा, हो सकता है पैसे मिल गए बोलने के लिए, पर कुछ भी बोल दिया। और कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी आइडेंटिटी तो बता, तू ब्राह्मण कैसे है भाई? ऑपरेशन सर किसी के साथ नहीं हुआ। ऑपरेशन उसके साथ नहीं हुआ जो खेत में काम कर रहा था। ऑपरेशन इसके साथ हो गया, इसकी अम्मा के साथ हो गया, इसलिए ये ऐसी औलाद आपको प्रोडक्ट दिख रहा है बाहर। गजब है, क्या बोलें, बहुत बुरी स्थिति है भाई देश की। चलिए, हमने कहा ना सर, अभी आए नहीं है तभी ये हाल है, आ जाएंगे तब क्या होगा। तो आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बाबा रे बाबा, बख्तरबंद गाड़ियां हैं भाई। ई बाबा, बोले तो इंडियन हमवी, क्या इतना सारा है, इतना सारा। उड़ी बाबा, आज तो एकदम बड़ा बड़ा बॉस भी है, कॉल है इतना सारा भाई। देख लो, अब इतने सारे व्हीकल्स हैं सर, ये कल डिप्लॉय होंगे चुनाव के समय पर। गजब तैयारी भाई, गजब तैयारी, कुछ भी कहिए। हमने आपसे कहा क्या? बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, सारे घोड़े, और जबरदस्त तैयारी करी है। पर मैं सिर्फ आपको एक बात बोलूं, अगर इतनी बख्तरबंद गाड़ियां लगानी पड़ रही हैं तो फिर वहां चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, फिर वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत होती है। अगर आपको इतनी तैयारी करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो जगह सही है ही नहीं। कमाल है।
चलिए, तो तैयारी तो बहुत जोर की है। दीदी बोला 100 भी चला जाएगा, तुम क्या कोड़ेगा, हम इधर पे है, तुम भी इधर पे है। अमित शाह जी ने कह दिया बंगाल चुनाव के बाद में 7 दिन तक तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। दीदी आप ये मत सोचना कि मेरे लोगों को आप हाथ लगा पाओगे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा 60 दिन तक। 60 के बाद क्या करेंगे गुरुजी, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो जुमला था, सॉरी। तो खैर कुल मिला के बड़ी बात है, अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि चुनाव हो जाने के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। ऐसा उन्होंने एक रैली में कहा है कि 29 तारीख के बाद, 4 मई के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समझ में एक चीज़ नहीं आ रही अमित शाह जी, किस कानून के तहत रहेंगे? क्योंकि जब सरकार बन जाएगी, कोई की, चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, यदि सरकार अगर बीजेपी की बन गई तो हो सकता है बीजेपी एक्सेप्ट कर ले उसको कि हाँ केंद्रीय बल रह सकते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरी सरकार आई तो मना कर देगी, वो कह देगी नहीं आपके बल यहाँ ज़रूरत नहीं, आप इनको हटाइए यहाँ से। क्योंकि कानून व्यवस्था जो होता है वो स्टेट का प्रीव्यू होता है, सेंटर का नहीं होता, आप उसमें दखल नहीं दे सकते। तो फिर कैसे होगा? बाबा जी कंटिन्यूएशन अलाउड टू यूज सो मच व्हीकल्स, नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो सोचिए कि कैसे आप रख लोगे। कोई अगर नियम होगा तो बात अच्छी है, बाकी मुझे ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है जहां केंद्र अपनी मनमर्जी से केंद्रीय सुरक्षा बलों को रख सके। और अगर रख भी लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते तो भी एफआईआर आप नहीं कर पाओगे, एफआईआर पुलिस करेगी। तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी, ममता दीदी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मान लो अगर जीत गई तो उन्हें हिंसा करना तो बहुत आसान हो जाएगा, तो दे दनादन मारेंगे सबको और कह देंगे कि भैया देख लो सेंट्रल फोर्सेज हैं, तो हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है। तब क्या करोगे आप? तो ये तो फैसला, हाँ चुनाव में वोट डलवाने के लिए अच्छा है, ऐसा बयान चुनाव में वोट डलवाने के लिए अच्छे हैं कि लोग बेखौफ होकर बिना डर के जो है वोट कास्ट करें, उसके लिए अच्छा है। बाकी मुझे समझ में नहीं आता। बंगाल चुनाव का गर्मी किस हद तक है, सोचिए कि इंटरनेशनल खबर बन गई, अल जजीरा जैसे चैनलों पर पहुंच गई और इंटरनेशनल खबर बन गई, भैया बंगाल में लोगों के वोट का काट लिए, फलान कर लिया, ढिकान कर लिया। सुनिए। A key election is underway in India's West Bengal state. This month, more than 9 million voters were stripped of their vote. Most of them are Muslim. Officials say they just removed duplicate entries and people who have died. 2.7 million people have challenged their removal, but are still off the list. আমি এখানে জন্মগত আমার বাপ ঠাকুরদা সবাই এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, তার বৈধ নথিপত্র আছে, আমি মাধ্যমিকের কাগজপত্র দিয়েছি, তারপরেও আমার নামটা ডিলিট হয়ে গেল। West Bengal has a significant Muslim minority, about 27% of the population. It's also one of the few major states that Prime Minister Narendra Modi's right-wing Bharatiya Janata Party has never won. It's a close race, and West Bengal's Muslim population has largely backed the state's ruling All India Trinamool Congress, which opposes the BJP. So removing voters in those areas, even in part, could shift the result. And reports do suggest that Muslims have been disproportionately affected. This clearly indicates that Muslims are the most affected by this system. Modi's party says the aim is to remove people they call Bangladeshi infiltrators with no evidence from the electoral roll. Critics say the BJP is using dog whistle terms to target Indian Muslims. But how has it been possible to strip millions of their vote in the run-up to an election? After all, India is the world's largest democracy. In India, elections are overseen by the historically independent Election Commission, the EC. Former officials say the voter roll had reached near total accuracy after decades of work. But in this case, the EC carried out the revision, removing millions of names, raising questions about the EC's independence. Al Jazeera spoke to India's former chief election commissioner. The existing electoral roll, which had achieved 99 perfection after an effort of 30 years, has been thrown into the dustbin. Now, these people will not be allowed to vote in the current election. The loss is irreparable. They cannot get back their power. With voting well on the way, it's clear the loss is irreparable, as a key election is contested with millions of minority voters stripped of their voice. मुझे एक बात समझाओ, अंग्रेजी वाली मैडम, तुमने इतनी सारी बातें कर दी, मुसलमानों के वोट काट दिए, फलान कर दिया, जिनके वोट कटे वो मुसलमान हैं, मुसलमान वो हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं, बीजेपी आज तक यहाँ नहीं जीती इसलिए बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, और फलाना है ठिकाना। ठीक है, हमारे देश की बात है, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? टीएमसी जीते, बीजेपी जीते, दोनों भारत की पार्टी है, भारतीय पार्टी है, हम देख लेंगे। आपके पेट में वहाँ इतना दर्द क्यों हो रहा है? अल जजीरा है, आपको ऐसे क्या इंटरेस्ट है कि आपको बंगाल में जो है कोई पर्टिकुलर पार्टी जितानी है, कोई पर्टिकुलर पार्टी हरानी है? आप कौन होते हो दखल देने वाले?
आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी क्या जो आपकी अनसक्सेसफुल हो रही है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो अनसक्सेसफुल हो जाएगी या टीएमसी आ जाएगी तो अनसक्सेसफुल हो जाएगी? कहाँ कहाँ दिक्कत कहाँ है? अल जजीरा मीन्स आईएसआई जिहादी इनएक्टिव, आईएसआई नहीं सर, ISIS। नवीन जी ठीक है ना। राम कुमार जी कह रहे हैं मैं ब्राह्मण, मेरे दादा परदादा खेती करते थे, वेद पाठशाला भी चलाते थे, आज भी पूरा गांव वाले मुहूर्त निकालने मेरे ही घर आते हैं। सेपरेशन कब हुआ? आप ब्राह्मण हो तो आपने किया सेपरेशन? हाँ, रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ हो मतलब ही नहीं, बस है, हमने कह दिया है तो बात है। आप सॉरी बोलो, घुटने पे आओ, हाँ, और वो जैसे अमेरिका में हुआ था जूते चूमने पड़ेंगे, ख़त्म हो गई बात, हमने कह दिया इसलिए है। हाँ सर, कुछ नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। बस राजनीति के चक्कर में रिश्ते खराब हो रहे हैं, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, समाज में दिक्कत शुरू हो चुकी है ना। इसको समझिए आप, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत भयंकर दिक्कत है अंदर। जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं उनको समझा दूँ, बहुत भयंकर दिक्कत है ना। अभी मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर मैं बोल देता हूँ। मार्केट के अंदर मैंने एक चीज़ देखी जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। एक व्यक्ति ने 2 लोगों को रेट बताए एक ही सामान के, दोनों का पेमेंट कंडीशन भी सेम है लेकिन रेट अलग अलग है। वो अपने समाज वाले को सपोर्ट कर रहा है। आप सोच सकते हैं व्यापार में अगर ये चीज़ उतर आई, कभी सुना आपने आज तक? जब से आप पैदा हुए तब से नहीं सुना होगा। जो पैसा दे देगा रेट बराबर लग जाएगा। पर अगर व्यापार में ऐसी चीज़ आ रही है कि दोनों की पेमेंट कंडीशन सेम है, दोनों को सेम माल जाना है और एक को रेट अलग, और ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन उतना फ़र्क भी बहुत हो जाता है व्यापार में, सिर्फ इसलिए कि ये मेरे समाज का है, तो आप समझ लीजिए कितनी बुरी हालत है। मैंने कहा ना, बर्बाद कर दिया इस देश को राजनीति के चक्कर में, अपने वोट बैंक की खातिर सत्यानाश मार दिया, हिंदुओं की ऐसी की तैसी करके रख दी। हिंदुओं का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो आज की तारीख में जातिवाद फैलाकर बीजेपी ने किया। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ इस बात को, सबसे ज़्यादा नुकसान, आगे भी आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नुकसान यही करेंगे, है ना। तो बाकी तो सर मुहूर्त आप निकालते रहिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, पर इनको पता नहीं क्यों कौन सा कीड़ा काटा एकदम से। मतलब आप सोचो सर, आपकी गाड़ी बढ़िया एकदम चकाचक दौड़ रही है स्पीड में, एंड आउट ऑफ द ब्लू आप ब्रेक मार दो और पूरी गाड़ी पलट जाए। कुछ ऐसा कर दिया अजीबोगरीब, सब बढ़िया स्मूथली चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चकाचक चकाचक। थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, आदमी चिल्लाता था, बात खत्म हो जाती है, थोड़ी बहुत, उसमें कुछ वो नहीं था। बट नेवर एवर एक्सपेक्टेड सच बिहेवियर फ्रॉम सच अ पार्टी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस करती समझ में आता, बसपा सपा करती, कोई दूसरी पार्टी करती समझ में आता था, बीजेपी को अलाउड नहीं था ये करना, बिकॉज वो अपने आप को बोलते थे वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हम तो सरनेम नहीं पूछते, नितिन जी बोलते हैं, शुक्ला नहीं लगता। ऐसी मीठी मीठी बातें करने के बाद में ऐसा भयंकर खंजर कि आत्मा कांप जाए, रूह कांप जाए आदमी की। आप हारोगे जीतोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जो महापाप किया है लोगों का दिल तोड़ने का, इस पाप से कैसे बचोगे ये बता दो बस। ये महापाप है। आपने लोगों का दिल तोड़ा, आपने लोगों के रिश्ते तोड़ दिए, इस महापाप से कैसे बचोगे? खैर चलिए, हो सकता है मेरी नज़र में हो, दूसरों की में ना हो, दूसरों की में कोई मास्टर स्ट्रोक हो, क्या मालूम। खैर वापस आते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि अल जजीरा और दुनिया को इतनी चिंता क्यों है कि वहाँ नाम कट गए, वहाँ फलाना हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ये हो गया। भाई आपका क्या इंटरेस्ट है भारत में? और अगर है तो हमें तो कबूल नहीं है, हमें कोई फॉरेन हैंड नहीं चाहिए। हम अपने लोगों से निपट लेंगे, लड़ाई होगी झगड़ा होगा, हमारे अपने हैं, हम पिट लेंगे पीट लेंगे। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है सर, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीते,
लेफ्ट जीते, टीएमसी जीते, बीजेपी जीते। ये हमारे देश की पार्टियां हैं, ये हमारे देश के नेता हैं, हम इनसे निपट लेंगे। आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंट्री नहीं देंगे हम। आप ये सोचो कि वो टीएमसी की बात हो रही है, ऐसा हो रहा हो, ये टीएमसी सपोर्टर तो हमारे पास आ जाएगा, वो बीजेपी सपोर्टर तो हमारे पास आ जाएगा, ऐसा ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। इट शुड गो लाउड एंड क्लियर, मेरे देश का मैटर है, मेरे देश में निपटेगा, आप कोई नहीं होते हो। और आपको किसने कहा ये न्यूज़ बनाने के लिए और ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए? कौन है वो लोग जो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन जीते कौन हारे उसमें उनका दखल हो? सवाल इस बात का, पैसा किसने दिया था इस न्यूज़ के लिए? हमारे देश में ये बहुत गंभीर मामला है, आप लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इस पर जांच बैठानी चाहिए। बाहर का चैनल हमारे देश के उसमें कैसे कुछ बोल सकता है? और अगर ऐसा है तो इन चैनल्स पर थोड़ा सा सख्ती करने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा सा प्रभाव दिखाने की ज़रूरत है। अरे कहाँ आप लोग चिरकुट जरा जरा सा किसी ने कुछ लिख दिया तो जो उसका पोस्ट डिलीट करना चाहते हो। यहाँ नहीं दिख रहा है इतना बड़ा कांड कर रहा है वो बैठ के सामने, विदेश में बैठ के क्या कर रहा है वो, आपको समझ में आ रही है? वो आपके देश में, आपके बंगाल में आपके दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कमाल हो गया, वो नहीं दिख रहा भाई। या तो मैंने चरस पी रखी है या सरकार ने, दो में से कुछ एक चक्कर है, हैं? बाकी आप लोग बता दो किसने पी है। मेरा तो दिमाग घूम गया है। जहाँ काम होना चाहिए वहाँ काम नहीं करते हैं। कि किसी ने कुछ लिख दिया उसके पीछे पर चले जाते हैं, किसी ने मीम बना दिया उसको उसका डिलीट कराते घूमते हैं। अरे भाई इसको डिलीट कराओ, लेटर लिखो सीधे कतर को, ये क्या हो रहा है ये। खैर, कोई जलजीरा नहीं पीता सर। अरे नहीं सर, ये लोग नैरेटिव चलाते हैं, ये लोग बदमाशियां करते हैं ताकि कल को इनका प्लान होगा कुछ लफड़ा करने का, और वो प्लान जो है फुलफिल हो उसके लिए अभी से भूमिका बनाई जा रही है। समझ में आ रहा है आपको कि कल हम जो करेंगे उसकी भूमिका आज। खैर, तो ये जो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? चलिए हम एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट बंगाल में जो पिछली बार जो वोट डिफरेंस था, वो वोट डिफरेंस तकरीबन 10% का था, है ना। और 10% के वोट डिफरेंस में जो सीटों का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। बीजेपी को 48% मिला था, सॉरी टीएमसी को 48% मिला था, बीजेपी को मोटा मोटा 38% मिला था, ठीक है। अब इस 10% के डिफरेंस में जो सीटों का डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया कि बीजेपी को जो है वो तकरीबन 77 सीट मिली थी, और इधर अगर बात करें टीएमसी की तो उसको 213 सीटें मिली थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। लेकिन 10% के डिफरेंस में टोटल वोटर कितने हैं? लगभग 7 करोड़ के आसपास। तो 10% कितना हुआ? मोटा मोटा देखें तो 70 लाख के आसपास, ठीक है। तो अगर 70 लाख को डिवाइड करोगे 213 से तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? सीट में डिफरेंस कितना था, कितने वोटों से के मार्जिन से हार जीत थी? 5,000 से 15,000। डिवाइड करोगे तो भी यही फिगर आ जाएगी। अब एसआईआर होता है, एसआईआर में 60-62 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, लगभग फिगर वही 10% पे आ जाती है। सवाल अब ये उठता है कि ये जो 10% है, जो आरोप लगाया जा रहा है, जो टीएमसी जो करी कि हमारे लोगों के वोट काट दे, तो ये कैसे पता चला कि आप ही के वोटर हैं? मान भी लेते हैं कि इसमें से आपके कुछ वोटर हैं कुछ नहीं है, तब क्या पोजीशन बनती है? 50-50 भी कर लेते हैं तब क्या पोजीशन बनेगी? तब भी चुनाव का रिजल्ट पूरी तरह से बदल जाएगा। ये जो नाम कटे हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, आप समझ लीजिए इस चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात इन सब चीज़ों को लेकर ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात को कह दिया कि बोले कोई बात नहीं, इस बार तो वोट नहीं डाल पा रहे, आप अगली बार डालना। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। एंड लेट्स वेट कि क्या होता है। क्योंकि ये तो अपने आप में एक, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ जाएगी चीज़, कि किसकी तरफ बैठेगा। राम राम गंदी राजनीति लिखना कौन सारू करेगा?
तो अब जो सिचुएशन है सर, एनालिसिस करने वालों के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि कल तो वोट गिर जाएगा और इसके बाद में जो है काम ख़त्म। फिर क्या करेंगे? फिर जो है एनालिसिस है, लोग अपने अपने एनालिसिस देंगे और फिर 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको लेकर बातचीत है और कई सारे लोग खुश हैं, कई सारे लोग नाराज़ हैं। सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट है। चलिए आगे चले, उससे पहले आपको याद दिला दें www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ में सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल फ्री है, दोनों से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर हो, पेट्रियन और पेपल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। राजनीति में आज एक और हलचल हुई, बड़ी गजब की हलचल हुई। आपको ऐसा देखने को कम ही मिलेगा। हंसी आ रही, चोर को कह रहे हैं चोरी की जांच कर ले। नहीं, अब जो भी आप कहें, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई जांच कर ले या कुछ भी है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता वाली बात नहीं है। फर्क पड़ेगा और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। या तो फर्क किधर जाएगा या वो फड़क उधर जाएगा। जिधर फड़क फड़फड़ाएगा वही पार्टी जीतेगी, है ना। इसलिए थोड़ा गंभीर स्थिति है सर। मोर देन 70% वोटर हुज नेम्स आर कट आर हिंदू। आशीष शर्मा जी कह रहे हैं नहीं, मेरे पास जानकारी थोड़ी दूसरी है ना। मेरे पास जानकारी थोड़ी सी दूसरी है। तो बाकी ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह हमारे एक लाइव के दर्शक हैं, हमने उनको फ़ोन लगा पूछा, उनका नाम काट दिया। राष्ट्रवादी आदमी, हिंदूवादी आदमी का नाम उड़ गया SIR से। बोला दिमाग खराब हो गया साहब इन लोगों का। हम बोले बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो गया, पगला गए हैं, है ना। तो खैर 91 लाख वोटर्स कट हाउ, समझ साइए 91। फिर तो स्थिति ज़्यादा गंभीर है भाई। जो भी हो, अब जो भी होगा सो होगा। उनको विरोध करना था तो उस समय विरोध करते, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत। अब आप कुछ नहीं कर सकते। हरी राठौर जी एकदम निश्चिंत हैं, कहते आएगा तो मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, CM बन जाएंगे। अच्छा, पता नहीं था मुझे, आप बता रहे हो। चलिए एक बड़ी खबर पर चलते हैं सर। बड़ी क्या छोटी क्या, देखिए मज़ेदार चल रहा है। अरविंद केजरीवाल बॉयकॉट्स हियरिंग इन लिकर पॉलिसी केस बिफोर जस्टिस सवर्णकांत शर्मा। आई इन्वोक्स गांधीयन सत्याग्रह। इनमें मर गया रे बाबा, कसम से। धरनाबाज आदमी कहते हैं जब ये हार गए, उन्होंने बोला कि नहीं मैं इस केस की सुनवाई करूंगी। वो सही गलत एक अलग मैटर हो सकता है, वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि जब वो सुनवाई कर रही हैं, उन्होंने कहा मैं ही सुनवाई करूंगी, मैं रिक्यूज़ नहीं करूंगी। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं जाऊंगा ही नहीं कोर्ट में, मैं अपना पक्ष ही नहीं रखूंगा। फिर क्या होगा? तो एक्स पार्टी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। हाँ, पहले केजरीवाल जी को सुन लेते हैं। नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें यह तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने CBI की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है केजरीवाल जी को कोई समस्या हो गई है। केजरीवाल जी कहते हैं चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। ये सरकार है भाईजान, ये हमने गिरा दी टप। मतलब याददाश्त प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है। आप चुनाव लड़े, चुनाव में बुरी तरह से हार गए, आप खुद चुनाव हार गए, आप क्या बात करते हो? गलत तरीके से सरकार हटा दी, कुछ भी। चलिए आगे सुने। और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए, लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। CBI ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस सवर्णकांत शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि RSS की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है
कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस सुवर्ण जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 100 बच्चों का भविष्य और कमाई। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। किसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी, लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण, लगभग 10 मिनट का भाषण जो है रिकॉर्ड करके डाल दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं इनके सामने पक्ष अपना नहीं रखूंगा। मत रखिए, एक्स पार्टी हो जाएगा। गांधीगिरी करते रहो, गांधीगिरी, एक्स पार्टी हो जाएगा वो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केजरीवाल जी जो आज कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट बदलनी है, मुझे कोर्ट बदलने नहीं दी जा रही, उनका क्या कहना था पहले जरा सुने। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूँ जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के लिए। तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? सोचा नहीं होगा कि कभी इनको ही अपनी ही बातें सुननी पड़ेंगी। जनता आज इनको अपनी बातें सुना रही है, परेशान है बेचारे, क्या करें, सुनवाई नहीं हो रही इनकी। बहुत बुरी हालत है। दलित वॉइस कह रहे हैं क्या दिक्कत है, 4th क्लास फेल पीएम बन सकता है। 4th क्लास फेल पीएम नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी ना। हो सकता है मोदी हमको पसंद ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी अपन गलत चीज़ में वो हामी भर देंगे। सकता है हम कम मार्क्स लाके आईएएस और हाई पोस्ट क्यों नहीं ले सकते। आईएएस को डिस्ट्रिक्ट और यहाँ देश दे दिया। नरेंद्र जी इज़ माय आइडल और उनसे ही हिम्मत आती है बनने की। नहीं भाई साहब, जो भी हैं आप, नहीं आपको कानून का फ़ायदा तो मिल ही रहा है तो आप बन रहे हो, आपको रोक कौन सकता है ना। तो बढ़ो, बढ़िया है, खूब बनो, खूब आगे बढ़ो। और जिनसे साला वो जो आपके वो जो हैं क्या बोलते हैं है ना, प्रेरणा स्तोत्र, उनसे भी खूब लीजिए प्रेरणा। चलिए, तो साहब रो रहे थे केजरीवाल जी, अपना दुखड़ा रो रहे थे। उधर बीजेपी ने कांड कर दिया। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। हाँ, लिस्ट ऑफ एमपीज इन राज्यसभा, और उस एमपी में भैया कौन कौन आ गए, सब आ गए, राघव चड्ढा आ गए, सब आ गए, सबको जोड़ लिया बीजेपी ने। अभी वो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही थी, फलाना हो रहा था, ठिकाना होता, अरे साहब सब गया एक तरफ। उन्होंने लेटर लिखवा लिया, बोले इस तरह से आप पार्टी में विलय करने के लिए तैयार है। बीजेपी से पूछा, बीजेपी बोली हाँ हम तैयार हैं। उनकी पार्टी का विलय हो गया। सारे के सारे सांसद इधर आ गए। अरविंद केजरीवाल जी बेचारे चिल्लाते रह गए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ नहीं होना सर, गई चिड़िया चुग गई खेत। सर कहाँ लगे हो आप? राघव चड्ढा जी ने अपनी सफाई दी है। वो आए पहली बार सामने पार्टी तोड़ने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया। और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी एक पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले में नहीं, मेरे साथ
1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने यानी कि कुल 7 एमपीज ने ये फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? अब ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करें? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अपने से बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे और मेरी प्रॉब्लम्स ऑर्डिनरी सिटीजन उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। चलो भाई साहब, तो उन्होंने जो है अपना पूरा दुखड़ा रो दिया कि क्यों मैंने ऐसा किया, किस लिए किया। बट नोबडी इज इंटरेस्टेड एक्चुअली। आप गए, आपने पार्टी चेंज कर ली, अच्छी बात है, आप प्रोफेशनल हो, उसमें क्या दिक्कत है? बिजनेस है आपका, राजनीति आपका बिजनेस है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसा। कमाल है। तो अब फिलहाल बीजेपी में है और 7 लोगों को और लेकर गए हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है दल बदल विरोध, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, दल बदल विरोधी कानून लगेगा, फलान लगेगा, ढिकान लगेगा। सत्ता में है बीजेपी, आप जाओ जहाँ जाना है, कोर्ट जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, तब तक तो सालों निकल जाएंगे सर, है ना? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। आप चिल्लाते रहो, उनको भी पता है कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना? खैर, क्या पंजाब सरकार जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, है ना? मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। आइए उधर गाजीपुर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट आया है, उस प्रेस नोट को पढ़ें। प्रेस नोट में गाजीपुर पुलिस ने भ्रामक एवं गलत टिप्पणी करने वाले हैंडल्स पर कार्रवाई करी है, जिसमें आईएनसी इंडिया और समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल एसपी, ये 2 हैंडल पर कार्रवाई करी है। इन पर एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने। अरे बाप रे बाप, पहली बार ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर थाना करांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटारिया में हुई घटना को लेकर तथ्यहीन एवं भ्रामक गलत टिप्पणी कर अफवाह फैलाई, तो दोनों के खिलाफ में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर जिस प्रकार से झूठ बोला, एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी, उससे पैनिक क्रिएट हो सकता था, इसलिए जो है सरकार पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की बल्ले बल्ले, दोनों जाओ चक्कर लगाते रहो, है ना? कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते निकल जाएगी बीजेपी, फ्री रहेगी तब तक। चलिए, पर पुलिस जाने नहीं दे रही सर किसी को। क्यों नहीं जाने दे रही है? तो यहाँ तो मार पिटाई सब कुछ चल रही है, पुलिस बाहर के लोगों को जाने नहीं दे रही है। उनका कहना वहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो जानकारी जो दी गई वो जानकारी गलत थी, है ना? इसको लेकर जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कांग्रेस बहुत गुस्सा है, कांग्रेस का कहना तुम गलत कर रहे हो, फलाना ढिकाना, दबा रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है? अपन चले गए सर हैदराबाद, और हैदराबाद में जो है ट्विटर पर सरकार के खिलाफ किसी ने क्रिटिकल रिमार्क कर दिया, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, है ना? तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई, और सर वो भी किन धाराओं में? देशद्रोह की धाराओं में। यूएपीए लगा दिया साहब ट्विटर पे लिखने पर।
बताइए आप, और ये चैंपियन बनेंगे, हाँ, फ्री स्पीच के, इसका उसका, क्या बोलें सर। बड़ी गजब स्थिति है। चलिए और आगे चलते हैं। कुछ वीडियो आए हैं आज सोशल मीडिया पे, वायरल थे। सीएम साहब का है, कुछ गलत बोल गए लगता है। गौतम बुद्ध 400 BC में आए थे, और 480 BC और 400 CE, और अशोक 268 और 232। तो ये उल्टी कहानी कैसे हो गई? सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। भैया कैसे मिल गए, आमने सामने कैसे खड़े हो जाएंगे? 200 साल का फर्क है दादा, हैं? पर अब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, कौन गलत बोल सकता आज की तारीख में इनको? चलिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बागेश्वर बाबा फंस गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी फंस गए, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनका। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर एक मुश्किल में फंस गए, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है बाबा के। बाबा बागेश्वर के बयान पर बवाल मचा है। अब हुआ क्या दरअसल देखिए जरा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर ऐसी बात कही जिसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन शुरू हुआ। कांग्रेस ने अमरावती में प्रोटेस्ट किया। न सिर्फ अमरावती, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में ये तस्वीर देख रहे हैं। पुणे में बाबा बागेश्वर के खिलाफ इस तरह गुस्सा। पुणे के अलावा नागपुर देखिए था, नागपुर में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने उनके पुतले जलाए। बाबा बागेश्वर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दी गई है। छत्रपति संभाजीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोग पहुंचे, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। फिर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई हिम्मत नहीं था। अच्छा इतिहासामध्ये किंवा आपल्या इथे जिथे ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही दाखला शिवाजी महाराज का इतिहास युद्ध से बदल रहा है, मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? प्रणाम कथा सुनाने वाले बाबा बागेश्वर ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाई, तब से पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। कोई बाबा का पोस्टर लेकर सड़क पर निकल आया तो किसी ने बाबा के पुतले को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में शहर शहर हंगामा शुरू हो गया और बाबा की महाराष्ट्र में एंट्री बैन करने की मांग होने लगी। आइए आपको बताऊं कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा कहा क्या जिसके बाद ये बवाल और हंगामा मचा है। सड़क सड़क जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। देखिए सर, दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान का मामला है नागपुर का। बाबा बागेश्वर ने मंच संभाला तो शिष्य गुरु पर छत्रपति की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार युद्ध करते करते थक गए और एक दिन थक समर्थ स्वामी रामदास जी के पास गए। वहां उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और समर्थ स्वामी रामदास से कहने लगे कि अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते, अब अपनी सत्ता और मुकुट सौंप देना चाहते हैं। बागेश्वर बाबा के मुताबिक तब छत्रपति से समर्थ स्वामी रामदास ने कहा उस वक्त एक शिष्य का कर्तव्य गुरु की आज्ञा मानना है, और इसके साथ ही उन्होंने मुकुट छत्रपति शिवाजी के सिर पर रख दिया। उस दौरान आदेश दिया कि छत्रपति शासन गुरु की आज्ञा से चलाएं। दरअसल समर्थ स्वामी रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हुआ करते थे, लेकिन बागेश्वर बाबा के इस बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अब विपक्षी दलों और मराठा संगठनों ने बागेश्वर बाबा के दावे को गलत बताया है। उनका कहना यह है कि छत्रपति शिवाजी ने कभी थक कर ऐसी पेशकश नहीं की और बागेश्वर बाबा का बयान छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास का अपमान है। इसी वजह से बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। फंस गए, अच्छी बड़ी कथा कर रहे थे अपनी, इतिहास में काहे कूद गए खाली पीली में, दिक्कत हो गई। तो लोग अब विरोध कर रहे हैं, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलना ही उचित नहीं भाई, चुप रहने का मामला बनता है। जहाँ ज़्यादा लफड़ा होना उधर चुप रहना, बोलना ही नहीं। आपकी काली ज़बान है, आप FCRA लाइसेंस मिला और आपने बोला था सर, अब मैं क्या करूं भाई? गब्बर सिंह जी बताओ। फर्स्ट रिमूव माजार ऑफ मुगल, अरे भाई साहब क्या कहें। तो उल्टा हो गया सर। इस बार जो है महाराष्ट्र की जो जनता है उसने कह दिया ठठरी के बरे। क्या कहें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ज़्यादा काम कर रहे हैं बागेश्वर जी, हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं, थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा आराम से, काहे के लिए इतना परेशान होना। चलिए देखें सर और क्या चल रहा है। आई छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म से संबंध, आई ये कब हुआ? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा,
लेकिन अब पढ़ाया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा। नई नई किताबें लिखी जा रही, नई नई चीज़ें हो रही हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल है, हमको नहीं मालूम। हाँ, कमाल है। सबको जोड़ना एक ही जगह, बौद्ध। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को भी बौद्ध बना लो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा भैया। क्रिश्चियन मिशनरी की आग इंकला। तो क्या कहें सर, गजब स्थिति। जहां मन आ रहा सर वहां जो है अपना एजेंडा चला दो। चलिए आगे चलते हैं। सरकार से लोकसभा में सवाल पूछा गया था कि आपने कितना ऑयल रिजर्व भारत के पास है और कब से है। सरकार का जवाब आया 2014 में हमारे पास ऑयल रिजर्व की जो वो थी वो 5.33 MMT था, और 2026 में भी 0.33 MMT है। ठीक है, यानी जो कुल मिलाकर बात यह है कि जो रिजर्व जो बने वो बीजेपी सरकार से पहले बने और बीजेपी सरकार ने उसके बाद कोई रिजर्व नहीं बनाए। तो ये गंभीर मुद्दा है। हमने आपको पहले खबर बताई थी, गलत तो नहीं बताया ना? चलिए और आगे चलते हैं। और कुमार रवि जी हैं, कहते हैं आपके दिखाए गए मुद्दे गर्म हैं। बीजेपी नेता प्रवीण जी अपने सरकार को आईना दिखाए। एक पार्टी एक दशक के ऊपर सत्ता में रहते कुछ नहीं कर पाई। कहते तो क्या हुआ, क्या ऐसी चीज है? और बड़ी खबर है, जी न्यूज की खबर पर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बयान दिया, एमआरपी के पैरामीटर तय हो। सांसद जी मांग कर रहे हैं, कहा उपभोक्ता के साथ चीटिंग सही नहीं है। डीएनए में देश का मुद्दा उठाया गया। आरजेडी और कांग्रेस ने भी जी न्यूज की मुहिम का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। खास करके आम लोगों के साथ ये बड़ा खेल नहीं होना चाहिए। कहीं एमआरपी लगाने का पैमाना क्या है ये भी तय होना चाहिए, और किस रेशनल में एमआरपी लगे जिससे कि कंज्यूमर को चीट ना किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे तो सर वही वाला मुद्दा आ गया जो हमने आपसे कहा था। सबको चिंता हो गई अचानक से, अरे इतना ज़्यादा मार्जिन कैसे हो सकता है? तो जो आपको बताया सही बताया, गलत तो नहीं बताया कहीं। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पर चैनल है नितिन शुक्ला ओरिजिनल चैनल। ये वाला कोई नितिन शुक्ला चैनल है जिसमें लिखा हुआ है नॉट एन ऑफिशियल चैनल, नॉट एन ऑफिशियल अकाउंट। ठीक है, तो आप से देख कर लीजिए या देख कर जुड़िए कौन से चैनल से जुड़ रहे हैं, कौन से चैनल से नहीं। गलत जगह मत जुड़ जाइएगा, है ना? क्लियर है? और ऐसे कितने चैनल चल रहे हैं नितिन शुक्ला के नाम के, ज़रा कृपया कर मुझे बताने का कष्ट करें कल सुबह, तो मैं भी तो देखूं कि माजरा है क्या, ये किस लिए चलाए जा रहे हैं भाई। तो ऐसे फर्जीवाड़े भी चल रहे हैं, इनसे भी आपको बचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइएगा, फ्री है दोनों चैनल। और जो भारत के बाहर हो, पेट्रियन और पेपल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।